अध्याय 451 10,000 कीटों का साम्राज्य। तितली महल मुख्यालय। दक्षिणी क्षेत्र में नीले समुद्र में एक गहरी खाई के भीतर बैंगनी तारा चुड़ैल ने अपने हाथ में टूटी हुई काली मुहर को देखते हुए भौहें सिकुड़ी। कुछ क्षणों की झिझक के बाद उसने बड़ी काली मुहर को उठाया और उसमें राक्षसी ऊर्जा का एक अंश समाहित कर दिया। बहुत शोरगुल। कुछ ही देर में एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक व्यक्ति पैटर्न वाला मास्क पहने हुए दिखाई दे रहा था। नमस्कार संरक्षक, पर्पल स्टार विच ने ठंडे स्वर में पूछा, आपने ज़िकियान क्यू को कार्रवाई करने के लिए क्यों भेजा? मेरे स्वामी, ये स्पेस पवेलियन से है, पैटर्न वाले मुखौटे पहने उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया। वे स्पेस वंडरलैंड में 2 स्थान देने को तैयार हैं, इस शर्त पर कि आप महोदय झांग युन से निपटें, जो शिकार सूची में 50वें स्थान पर था। अब 22वें स्थान पर पदोन्नत हो गया है। क्या स्पेस पवेलियन ने झांग युन को मारने के बदले में स्पेस इमॉर्टल दायरे में जगह देने की पेशकश की थी? पर्पल स्टार विच हैरान रह गई। उसे याद आया कि इससे पहले स्पेस पवेलियन ने ही झांग युन को बचाया था, लेकिन अब वे उसे ढूंढने के लिए ऐसी शर्तें रख रहे हैं। जी श्रीमान। गोल सिर वाला पैटर्नयुक्त मुखौटा। पर्पल स्टार विच ने अपनी भौहें उठाईं। जब तक झांग युन मारा नहीं जाता, हमें 2 जगहें मिल सकती हैं। जी श्रीमान। पैटर्न वाले मास्क पहने नकाबपोश व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। स्पेस पवेलियन द्वारा दिए गए विस्तृत नियम ये हैं कि एक स्थान उसे मिलेगा जो झांग युन का सिर प्राप्त करेगा। दूसरा स्थान उसे मिलेगा जो झांग युन से स्पेस बियर वापस छीन लेगा। अंतरिक्ष भालू। ऐसा कहा जाता है कि स्पेस पवेलियन के एक उच्च पदस्थ उत्तराधिकारी स्पेस बियर को झांग युन ने अगवा कर लिया। पैटर्न वाले मास्क पहने व्यक्ति की बात सुनकर पर्पल स्टार विच अचंभित रह गई। क्या ये वही स्पेस बियर है जिसने स्पेस पवेलियन चुरा लिया था? क्या झांग युन पागल हो गया है? स्पेस बियर उपयोगी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेस पवेलियन को नाराज करना कई शीर्ष स्तरीय सेनाओं को नाराज करने से कहीं अधिक खतरनाक है। आखिरकार स्पेस पवेलियन एक अंतरिक्ष सुरंग को नियंत्रित करता है जो पूरे महाद्वीप को जोड़ती है और अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता भी रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है संपर्क। अन्य शक्तियों के भले ही कुछ कट्टर शत्रु हों, लेकिन स्पेस पवेलियन उनसे अलग है। पहली बात तो यह है कि उनका मुख्यालय अनंत अंतरिक्ष में स्थित है, इसलिए वे किसी अन्य शक्ति से क्षेत्र के लिए नहीं लड़ते और उनका कोई प्राकृतिक शत्रु भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वे कई वर्षों से अंतरिक्ष सुरंगों का उपयोग करके साधकों का परिवहन कर रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में संपर्क स्थापित करने में मदद मिली है। मध्य क्षेत्र की लगभग हर ताकत स्पेस पवेलियन की ऋणी है। यहाँ तक कि दानव सीलिंग संप्रदाय भी ऐसी शक्ति को नाराज नहीं करना चाहता। झांग युन वाकई कमाल की शख्सियत हैं। गलत, ये बच्चा बेवकूफ़ नहीं लगता, इसके साथ कुछ तो हुआ होगा। लेकिन इसका उससे क्या संबंध है? पर्पल स्टार विच ने अपना सिर हिलाया। इस समय उसे इस बारे में सोचना चाहिए कि पर्पल मून रॉयल सिटी को किसने नष्ट किया वगैरह। अचानक कुछ महसूस करते हुए पर्पल स्टार विच ने तुरंत पैटर्न वाले मास्क पहने हुए व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या आपको यकीन है कि झांग युन पर्वतीय क्षेत्र में है? जरूर, पैटर्न वाले मास्क पहने महिला ने जवाब दिया। मैं वास्तविक समय में जानकारी जुटा रही हूँ। आधे घंटे से भी कम समय पहले झांग युन पहाड़ी क्षेत्र के एक शहर में दिखाई दिया। पर्पल स्टार विच ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ीं। अगर ये पहाड़ी क्षेत्र में है तो ऐसा होना मुश्किल लगता है। इसके अलावा झांग युन के पास शायद वह क्षमता ही न हो। महाद्वीप पर मौजूद मुट्ठी भर गुठी ऐसे हैं जो थोड़े समय में पर्पल मून रॉयल सिटी को नष्ट करने में सक्षम हैं। पर्पल स्टार विच ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, पर्पल मून रॉयल सिटी की जांच करने जाओ। कोई बात नहीं। बीच में ही उसने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं। बस ब्लैक डेमन को सूचित कर दो और उसे पर्पल मून डेजर्ट भेज दो। सर, आप क्या करने वाले हैं? पैटर्न वाला मुखौटा पहने हुए व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। अपने मालिक के सामने कुत्ते का बेतहाशा भौंकना कुछ ज़्यादा ही धृष्टतापूर्ण है। बैंगनी तारा चुड़ैल ने उदासीनता से कहा, मेरे स्वामी ने कुत्ते का मांस खाने का फैसला किया है। पैटर्न वाले मास्क पहने उस व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तुरंत जवाब दिया, समझ गया वगैरह। क्या आपको और कुछ चाहिए महोदय? बैंगनी तारा चुड़ैल ने शांत भाव से कहा, झांग युन को पकड़ने के लिए दूसरों को भेजो। दक्षिणी दानवी संप्रदाय के उस निकम्मे आन के लिए हमने जो दानवी मुहर छोड़ी थी वह खो गई है और उसके हाथ में होनी चाहिए। ये दानवी मुहर अशांत धाराओं से संबंधित है। अशांत धाराएं खुलने ही वाली हैं, इसलिए इससे पहले इसे वापस ले आओ। जी श्रीमान। नकाबपोश व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखने के बाद पर्पल स्टार विच ने कनेक्शन काट दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ठीक उसी समय खाई के घोर अंधेरे छोर पर अचानक काले बुलबुलों की धाराएं उठने लगीं। मेरे स्वामी, कृपया घबराएं नहीं। ये देखकर पर्पल स्टार विच ने तुरंत एक मनमोहक मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं अभी तुरंत वापस आ रही हूँ। फिर वह नीचे झुका और उसका पूरा शरीर नीचे के घोर अंधेरे में गायब हो गया।
मध्य क्षेत्र में मृत्यु का क्षेत्र नामक एक स्थान है जो पूरे मध्य क्षेत्र में सबसे खतरनाक स्थान के रूप में जाना जाता है और इसे मृत्यु की निषिद्ध भूमि कहा जाता है। जो लोग प्रवेश करते हैं उनमें से बहुत कम ही जीवित बाहर निकलते हैं। इस समय मृत्यु के इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कुछ विशाल प्रवेश द्वारों में से एक के सामने शून्य को जबरदस्ती फाड़ दिया गया। 10 लंबे चांदी के नाखूनों और कमर तक लंबे चांदी के बालों वाली एक महिला एक व्यक्ति को उठाकर बाहर निकली। ये जगह कहाँ है? अपने सामने मौजूद विशाल द्वार को देखकर जिसे ले जाया जा रहा था, जू मिंग थोड़ा हैरान रह गया। चांदी जैसे बालों वाली महिला, जिसका चेहरा उसके लंबे चांदी जैसे बालों से ढका हुआ था और जिसके लाल होंठ आंशिक रूप से दिखाई दे रहे थे, ने शांत भाव से कहा, मृत्युलोक का प्रवेश द्वार, मृत्यु का क्षेत्र। जू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये वही जगह है जहां तुम पहले थे? अच्छा। सफ़ेद बालों वाली महिला ने सिर हिलाया। उसके लाल होंठ उसके चांदी जैसे बालों के नीचे से हल्के से झांकते हुए दिखे। तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, बशर्ते तुम मेरे शिष्य बनने के लिए सहमत हो जाओ। नहीं, जू मिंग ने सीधे उसकी बात काटते हुए कहा, मैं अंदर जाने और जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, एक बार जब तुम मृत्यु के इस लोक में प्रवेश कर जाओगे तो तुम्हारे जीवित बाहर निकलने की संभावना 10,000 में 1 से भी कम होगी। मुझे पता है, तुम्हें ये पता था, फिर भी तुम अंदर गए। मैं डर के मारे अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। कमीने, सफ़ेद बालों वाली महिला ने गुस्से से कहा, क्या आपको पता है कि 10,000 साल पहले कितने लोग मेरे शिष्य बनने के लिए उत्सुक थे? जू मिंग ने दबी हुई आवाज में कहा, जब इतने सारे लोग आपके शिष्य बनना चाहते हैं तो आप मुझे ही अपना शिष्य बनाने पर क्यों जोर दे रहे हैं? जबरन अधिग्रहण। सफ़ेद बालों वाली महिला ने चिढ़कर कहा, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, तो इसे मुफ्त की कृपा समझो। जू मिंग ने अचानक उसकी बात काटते हुए आशा से भरे चेहरे के साथ कहा, कृपया मुझे जाने दो। सफ़ेद बालों वाली महिला के लाल होंठ फड़फड़ाए और उसने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, जाने की कोशिश कर रहे हो? पहले अंदर से वो निकालो जो मुझे चाहिए। फिर उन्होंने जू मिंग को सीधे गेट में फेंक दिया। अरे दुष्ट प्राणी, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं तुमसे निपट नहीं सकता। जू मिंग को भीड़ में गायब होते देख चांदी जैसे बालों वाली महिला ने अपने होंठ काटे और गुस्से से कहा, बस इंतजार करो, जल्द ही तुम रोते हुए मदद की भीख मांगोगे। फिर वे उनके पीछे पीछे गए और सीमा द्वार से अंदर प्रवेश कर गए। 10,000 कीटों का साम्राज्य मध्य क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही प्राचीन साम्राज्य है। इसका नाम उस कीट के नाम पर रखा गया था क्योंकि यह स्थान कभी एक विशेष कीट प्रजाति का क्षेत्र था। हालांकि 2000 साल पहले आई राक्षसी आपदा के बाद से कीट जाति विलुप्त हो गई है और 10,000 कीटों की दुनिया एक स्वामीहीन दुनिया बन गई है। ये स्थान अब मध्य क्षेत्र के कई स्वतंत्र किसानों का क्षेत्र बन गया है। इन असंख्य दुष्ट साधकों की आड़ में तितली महल 10,000 कीटों के इस क्षेत्र के भीतर छिपा हुआ है। कीट जगत के सुदूर पश्चिम में एक निर्जन मैदान स्थित है जहां जीवन का कोई नामोनिशान नहीं है, जीवन के कोई स्पष्ट संकेत भी दिखाई नहीं देते। फिर भी इसी मैदान के नीचे एक विशाल भूमिगत परिसर मौजूद है। ये बटरफ्लाई पैलेस का मुख्यालय है। इस समय शराब की गंध से भरे एक आंगन में सू युवान सीढ़ियों के पास बैठा था। उसके गाल लाल हो गए थे और वह शराब के बर्तन से लगातार अपने मुंह में शराब डाल रहा था। उसके बगल की जमीन पर शराब के जग के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। स्नैप! हाथ में खाली शराब का जग लिए सू युवान ने लापरवाही से उसे तोड़ दिया और आंगन की ओर चिल्लाते हुए कहा, शराब कहाँ है? अभी मुझे शराब लाओ। चरमराहट! आंगन का द्वार खोला गया, लेकिन पेय पदार्थ परोसने वाले वेटर के बजाय एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आ गया। बस युवान! सू युवान का उदास चेहरा देखकर अधेड़ उम्र का आदमी खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला पड़ा, ये काफ़ी नहीं है, मुझे और शराब लाओ। सू युवान चिल्लाया। क्या वह सिर्फ एक महिला नहीं है? लंबे कद के उस व्यक्ति ने कुछ व्यथित होकर कहा, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? मुझे शर्म महसूस हो रही है। सू युवान, जिसका चेहरा नशे से लाल था, दहाड़ते हुए बोला, वह निकम्मा बदमाश मेरी बात मानने के बजाय मरना पसंद करेगा। क्या मैं सचमुच इतना नीच हूँ? मैंने उसके लिए हर संभव कोशिश की है। मैंने उसकी हर एक इच्छा पूरी की है। इतने सालों बाद भी वो कमीनी मेरी तरफ देखती तक नहीं। सू युवान का गुस्सा बढ़ता ही गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, कुतिया! वो कमीनी कुतिया! जब तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो खुद को संभालो। उस लंबे आदमी ने दहाड़ते हुए कहा, जब तुम काफ़ी ताकतवर हो जाओ तो जाओ और उस कुतिया को वापस ले आओ। उसे वापस लाओ। सू युवान कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, हाँ, उस कुतिया को वापस लाओ। क्या वह मुझे नीचा समझती है? तो मैं उसे अपने नीचे तड़पाऊंगा, अपमानित करके मार डालूंगा। अंततः दांत पीसते हुए वह जमीन से उठा और खड़े होने ही वाला था। बूम! अचानक ऊपर से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी, जिससे पूरा भूमिगत परिसर बुरी तरह कांप उठा।
सू युवान, जो अभी अभी उठी थी, लड़खड़ाकर वापस गिर पड़ी। वह कुछ हद तक हैरान था। उस लंबे आदमी को कुछ महसूस हुआ और उसने जमीन की ओर देखा। बूम! इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, एक और जोरदार धमाके ने पूरे भूमिगत परिसर को हिला दिया। उस लंबे आदमी का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत एक जोरदार चीख मारी जो पूरे भूमिगत परिसर में गूंज उठी। एक शक्तिशाली व्यक्ति हमला कर रहा है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भवन परिसर के अंदर अनगिनत लोगों ने तुरंत अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया। उनके शरीर से हत्या का इरादा झलक रहा था। इमारत परिसर से एक घातक आभा का उभार उठा और फैलने लगा, जिससे तुरंत ही हत्या के इरादे की एक स्पष्ट परत बन गई। बूम! लेकिन घातक आभा की यह परत आधे सेकंड से भी कम समय के लिए ही बनी थी कि ऊपर से हुए एक जबरदस्त विस्फोट ने इसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। पफ पफ पफ! परिसर के भीतर मौजूद अनगिनत साधक खौफ से परिसर के शीर्ष की ओर देख रहे थे, जहां जबरन विस्फोट करके एक विशाल छेद बनाया गया था और वे खून के छींटे मार रहे थे। बड़े खुले स्थान से आती हुई चकाचौंध भरी धूप ने पहले से ही धुंधले भूमिगत परिसर को तुरंत रोशन कर दिया। चकाचौंध भरी धूप के बीच बटरफ्लाई पैलेस के कई साधकों ने बर्फ जैसे सफेद वस्त्रों में लिपटी एक आकृति को नीचे उतरते हुए देखा। बटरफ्लाई पैलेस के संप्रदाय प्रमुख, आप सभी यहाँ आ जाए। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, एक जोरदार आवाज गूंजी। उसमें एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा थी जो पल भर में बटरफ्लाई पैलेस के पूरे भूमिगत परिसर में फैल गई। ईश्वरीय ज्ञान! बटरफ्लाई पैलेस के अनगिनत साधक एक साथ कांप उठे। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अपने ऊपर बर्फ जैसी सफेद आकृति को देखा। नवजात आत्मा अवस्था। आंगन के अंदर कमीने! ये देखकर वह लंबा आदमी क्रोधित हो गया और उसने तुरंत ही दिव्य चेतना का एक प्रचंड प्रवाह उत्पन्न किया जो ऊपर की ओर फैल गया। धमाका! धमाका! उसी समय भवन परिसर की अन्य दो दिशाओं से दो और दिव्य चेतनाएं उत्पन्न हुईं। दिव्य चेतना की 3 धाराएं उमड़ पड़ीं और उन्होंने तुरंत ही भवन परिसर में व्याप्त दिव्य चेतना को विलीन कर दिया। अचानक 2 आकृतियां भवन परिसर से बाहर निकल आईं। वह लंबा आदमी भी उड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक उसने सू युवान की अविश्वास भरी फुसफुसाहट सुनी। ये कैसे संभव है? क्या हुआ? ये युवान! लंबा आदमी अचंभित रह गया। मास्टर, वह है। सू युवान का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो और वह अविश्वास से अपने ऊपर बर्फ जैसे सफेद वस्त्र पहने आकृति की ओर इशारा कर रहा था। झांग STOPPE अध्याय 452 तितली महल का दमन। क्या? लंबे कद का आदमी थोड़ी देर रुका, फिर तुरंत ऊपर देखा और आकाश की ओर घूरने लगा। ये बच्चा यहाँ कैसे पहुँच गया? जब उसने झांग युन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वह अविश्वास से भर गया। 2 दिन पहले शांजी युनहाई शहर की शाखा से संदेश मिलने के बाद उन्होंने झांग युन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आखिरकार उसका सू दी के साथ घनिष्ठ संबंध था और उसने विशेष रूप से उनके बटरफ्लाई पैलेस शाखा पर हमला किया था, इसलिए ये सू दी से ही संबंधित होना चाहिए। इससे पहले जब वह सू युवान को ढूंढने के लिए आंगन में आया था, तभी उसे पहाड़ी सीमा से खबर मिली थी कि किसी ने वहां झांग युन के ठिकाने का पता लगा लिया है। अब दानव सीलिंग संप्रदाय, विचार मंदिर और मृतकों के मंदिर सहित कई ताकतें उनका पीछा कर रही हैं। उनके विचार में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित झांग युन का विनाश निश्चित था। और फिर पलक झपकते ही चारों ओर से पीछा किए जा रहे झांग युन क्या वास्तव में उनके बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय में प्रकट हुए? क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने अपनी आंखें मलकर इस बात की पुष्टि की कि यह वास्तव में झांग युन ही था और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अनंत स्थानिक टेलीपोर्टेशन की क्षमता होने पर भी पर्वतीय सीमा से इतनी जल्दी यहां पहुंचना असंभव होगा। आपको पाया। इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, झांग युन ने उस आंगन की ओर देखा जहां वह था और दौड़कर वहां पहुंच गया। मालिक, उसकी नज़र मुझ पर है। झांग युन की नज़र को महसूस करते ही सू युवान की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि झांग युन यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन वह जानता था कि दैवीय चेतना से युक्त झांग युन उसे आसानी से मार सकता है। घबराए नहीं। उस लंबे आदमी ने एक लंबी तलवार निकाली और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे स्वामी के यहाँ रहते हुए वह मनमानी नहीं कर सकता। धमाका! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जादुई समुद्री जल की एक विशाल लहर आंगन में फैल गई और तुरंत सू युवान को अपनी चपेट में ले लिया। गुरुजी, मुझे बचाओ! सू युवान हैरान रह गया और उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह इस जादुई समुद्री जल के प्रभाव में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश भी उत्सर्जित नहीं कर सका। कोर्ट में मौत! उस लंबे आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी तलवार उठाई, जिससे दसियों मीटर लंबी तलवार की आभा फैल गई। जादुई शक्ति के एक तीव्र प्रवाह ने पल भर में समुद्र के पानी को 2 भागों में बांट दिया और सू युवान उसमें से नीचे गिर गई। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और वह जल्दी से उस लंबे आदमी की ओर दौड़ने लगा। सू दी कहाँ है? लेकिन तभी एक ठंडी आवाज लगभग उसके कान के पास से उसे स्तब्ध कर दिया। बिना सोचे समझे वह चिल्लाया, मालिक, मुझे बचाओ! ब्रश!
उसके हस्तक्षेप के बिना भी नीचे खड़े लंबे आदमी ने तलवार की ऊर्जा की एक और लहर छोड़ी, जो हवा में चीरते हुए सू युवान की ओर बढ़ी। धीमा, लेकिन फिर ब्रश द्वारा हवा में बनाए जा रहे दोनों पात्र जमीन पर गिर पड़े। ऊपर की ओर बढ़ती तलवार की ऊर्जा तरंग अचानक ऐसे हो गई मानो उस पर कोई भारी वस्तु रख दी गई हो, और उसकी ऊपर की गति कछुए की रेंगने की गति से भी धीमी हो गई। झांग युन ने मौके का फायदा उठाते हुए सूर्य युवान की गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और तेजी से एक तरफ हट गई। उसको छोड़ दो, उस लंबे आदमी ने अपनी तलवार उठाए और दहाड़ मारी। झांग युन ने शांत भाव से कहा, तुम्हें पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए। जादू टोना एक जल कारागार जहां पृथ्वी समुद्र की तरह खींची हुई है। उस लंबे आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उसके हाथ में मौजूद तलवार जादुई समुद्री जल की एक परत से लिपटी हुई है, और साथ ही उसके पैरों के नीचे का आंगन भी जादुई समुद्री जल की एक परत से भरा हुआ है। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पहले से ही उसमें फंस चुके थे। उसी समय समुद्र के पानी से जादुई शक्ति का एक बड़ा प्रवाह उठा, जिससे एक विशाल जल पिंजरा बन गया और वह उसके अंदर कैद हो गया। तलवार ची ग्लेज। लंबा आदमी शांत रहा। उसने ठंडे स्वर में अपनी लंबी तलवार उठाई। तलवार की धार से एक विशेष तलवार की आभा निकली और उसने सीधे जल कैरेज पर वार किया। फुफकार। एक तीखी आवाज के साथ तलवार की ऊर्जा से जल कारागार कांच की एक पतली परत में परिवर्तित हो गया। स्नैप। उस लंबे आदमी ने अपनी तलवार की धार से उस वस्तु को हल्के से छुआ। क्रैक क्रैक बूम। पानी से बनी पूरी जेल ढह गई और फट गई। झांग युन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये लंबा आदमी लियांग चेंग है, जो बटरफ्लाई पैलेस के 4 संप्रदाय नेताओं में से एक और पूर्वी संप्रदाय का नेता है। उसकी एक और पहचान भी है, सू येयुवान का गुरु। सू येयुवान की तरह इस व्यक्ति के पास भी तलवार की आत्मा से युक्त शरीर है। उसकी तलवार से युक्त कांच बनाने की तकनीक चीजों को कांच की तरह नाजुक बना सकती है। ये जादुई जलपिंडली, जो एकीकरण चरण में एक पूर्ण विकसित साधक को भी फंसाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, प्रतिद्वंद्वी द्वारा आसानी से तोड़ दी गई। एकीकरण के चरण तक पहुंच चुके लोगों में इस व्यक्ति को शीर्ष स्तर के लोगों में से एक माना जा सकता है। लेकिन स्विश स्विश स्विश, उसी क्षण लियांग चेंग जिस आंगन में था, उसके चारों ओर एक साथ 3 आकृतियां प्रकट हुईं। लियांग चेंग अचंभित रह गया। 3 सुगंधित हवाएं उसकी नाक में समा गईं, जिससे उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और लहराते बैंगनी बालों वाली 3 मोहक आकृतियां उसके सामने प्रकट हुईं। जालीदार स्कर्ट के नीचे धुंधली सी दिखाई देने वाली मोहक आकृति को देखकर लियांग चेंग ने मुश्किल से घूंट भरा और उसकी आंखों में अनायास ही एक जंगली, पाश्विक इच्छा उमड़ पड़ी। रोल। लेकिन जल्द ही कुछ महसूस करते हुए लियांग चेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और जाग गया, फिर अपनी तलवार से आगे की ओर वार किया। उसकी आंखों के सामने मौजूद तीनों मार्गदर्शक शक्तियां पल भर में गायब हो गईं। जैसे ही लियांग चेंग कोई कदम उठाने ही वाला था, उसने पाया कि जिस क्षण उस पर जादू किया गया था, उसी क्षण से दिव्य चेतना शक्ति की 3 धाराएं उसे घेर चुकी थीं और एक साथ उस पर दबाव डाल रही थीं। पफ। इससे पहले कि वह समय रहते प्रतिक्रिया कर पाता, लियांग चेंग के पैर जमीन में धंस गए और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। उसने तुरंत तलवार की आभा का प्रयोग करके हमले को रोका और अपने शरीर को मौके पर ही कुचलने से बचा लिया। आप कौन हैं? आंगन की दीवार पर प्रकट हुई एकीकरण अवस्था में 3 रेगिस्तानी दानव रानियों को देखकर लियांग चेंग का चेहरा गंभीर हो गया। तीनों रेगिस्तानी राक्षसी रानियों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे दबाने के लिए अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रयोग किया। लियांग चेंग के मुंह से बेकाबू होकर खून बहने लगा और वह तितली महल की अन्य 2 दिशाओं की ओर चिल्लाते हुए बोला, बाई शियाओ, मूव फोन, तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी आकर मेरी मदद करो। मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। लियांग चेंग, 2 नवजात आत्मा अवस्था के साधक यहाँ आ चुके हैं, क्या तुम आकर उनकी मदद नहीं करोगे? उफ, भाड़ में जाओ तुम सब। मेरे साथ भी 2 नवजात आत्मा अवस्था के साधक हैं, तुम लोग मदद करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी प्रतिक्रिया में 2 समान रूप से तेज आवाज में मदद की गुहार लगाई गई। तीनों गर्जनाओं के गूंजने के बाद ही लियांग चेंग और बाकी दोनों को होश आया। इस समय उन तीनों में से प्रत्येक को समलन अवस्था के कम से कम 2 साधकों ने घेर लिया था और उन पर हमला कर दिया था। तीनों अचंभित रह गए। बूम बूम बूम, मदद करो, संप्रदाय प्रमुख। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, परिसर के भीतर से अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद बटरफ्लाई पैलेस के कई साधकों के मारे जाने की चीखें सुनाई दीं। उन इमारतों के बीच 3 रेगिस्तानी राक्षसी रानियां तबाही मचा रही थीं। लियांग चेंग और बाकी दोनों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। क्या चल रहा है? बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय में इतने सारे साधक एक ही समय में समलन चरण में क्यों हैं? क्या आप इसे लाए हैं? कुछ महसूस करते हुए वे सभी हवा में उड़ रहे झांग युन की ओर देखने लगे। इन सब को ले जाओ। इसके जवाब में झांग युन ने धीमी, उदासीन आवाज में चिल्लाया।
बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय में प्रकट हुई 10 रेगिस्तानी राक्षसी रानियों ने सामूहिक हमला कर दिया। रुकना, लियांग चेंग और बाकी दोनों दहाड़ उठे, लेकिन सब व्यर्थ था। महज 2 मिनट में बटरफ्लाई पैलेस का पूरा मुख्यालय एकदम शांत हो गया। लियांग चेंग और बाकी दोनों को दबा दिया गया। बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय में ज्यादातर लोग मारे गए और लगभग कुछ 100 लोगों को बांधकर पकड़ लिया गया। बटरफ्लाई पैलेस के मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया गया है। झांग युन ने इस दृश्य को शांत भाव से देखा। इससे पहले जब उसने जबरदस्ती बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय के ऊपर की बंजर भूमि को विस्फोट करके खोला तो उसने 10 रेगिस्तानी दानव रानियों को बुलाया जो रेत में परिवर्तित हो गईं और बंजर भूमि के विस्फोट से गिरने वाली बजरी के साथ नीचे गिर गईं। जैसे ही वह प्रकट हुआ और तितली महल में सभी का ध्यान आकर्षित किया, 10 रेगिस्तानी दानव रानियों ने तेजी से तितली महल के विभिन्न हिस्सों में घुसपैठ कर ली। अचानक हुए हमले की अभी शुरुआत ही हुई थी, जिसके कारण आज हम जो दृश्य देख रहे हैं वह सामने आया। ये कैसे हो सकता है? झांग युन की बाहों में जकड़ी सू युवान अविश्वास भरे चेहरे के साथ इस दृश्य को देखती रही। उन्हें आज भी याद है जब वे प्राचीन मो शहर में पहली बार झांग युन से मिले थे, तब दूसरा पक्ष केवल नवजात आत्मा अवस्था के चरम पर था। कितने दिन हो गए? उनके बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय में उनके गुरु और 2 संप्रदाय नेताओं जो एकीकरण चरण में थे, सभी को झांग युन द्वारा दबा दिया गया था। झांग युन ने अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए वास्तव में क्या खाया था? कोई व्यक्ति इतनी जल्दी मजबूत क्यों हो सकता है? स्टॉप्ड। अध्याय 453 रहस्य। सू दी कहाँ है? सू येयुवान को अपने हाथ में लिए हुए देखकर झांग युन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया था। उसने अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके पूरे बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय की तलाशी ले ली थी, लेकिन उसे वह परिचित आकृति नहीं मिली जिससे वह उदास महसूस करने लगा। सू येयुवान चुप रही। बिना कुछ कहे झांग युन ने जबरदस्ती अपना दाहिना अंगूठा तोड़ दिया। सू येयुवान दहशत से चीखते हुए रो पड़ी। मुझे नहीं पता। बोलते ही वह फिर से चीख उठा। झांग युन ने सीधे अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक एक करके फाड़ दिया। अरे रुको! सू येयुवान दर्द से चीखते हुए चिल्लाए, मुझे नहीं पता, मुझे सचमुच नहीं पता। गर्मागर्म झांग युन ने प्रतिद्वंद्वी का आखिरी अंगूठा भी तोड़ दिया, जिससे उसका दाहिना हाथ उंगलियों से रहित हो गया और फिर उसने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। ये देखकर सू येयुवान का चेहरा एकदम बदल गया और वह घबराकर चिल्लाया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मुझे सच में पता नहीं था। उस समय गुरुजी ने उस कुतिया पर हमला किया था, लेकिन अंत में उसे बचा लिया गया था। झांग युन, जो सू येयुवान के बाएं हाथ की उंगलियों को नोचने ही वाला था, ये सुनकर रुक गया। तुम्हारी सू दी को बचा लिया गया है। सही। सू येयुवान ने जल्दी से सिर हिलाया। मेरे स्वामी ने उसे पहले ही वश में कर लिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी ने अचानक महत्वपूर्ण क्षण में मेरे स्वामी पर हमला कर दिया और उस कुतिया को बचा लिया। झांग युन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अचानक उसे सू दी का वह वाक्य याद आया जो उसने आखिरी बार उससे संपर्क करते समय कहा था, अगर तुम सचमुच अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच जाओ तो दूसरे पक्ष को एक संदेश भेज देना। उस समय उसने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन सू येयुवान की बातें सुनकर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। सू दी के पीछे एक छिपी हुई शक्ति है। सोच विचार करने के बाद झांग युन ने सू येयुवान के बाएं हाथ की बीच की 3 उंगलियां तोड़ दीं। सू येयुवान दर्द से चीख उठी, हैरानी से चिल्लाते हुए बोली, मैंने किया है, फिर भी तुम इसे क्यों फाड़ रहे हो? झांग युन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम किसे वेश्या कह रहे हो? सू येयुवान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। झांग युन ने अपने बाएं हाथ के बचे हुए 2 अंगूठों को पकड़ा और पूछा, सू दी को बचाने वाले व्यक्ति के पास किस तरह की ताकत थी? वह समलन अवस्था में है। वह गुरु को चोट पहुंचा सकता है। वह अवश्य ही समलन अवस्था में होगा। सू येयुवान ने जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह फिर से चीख उठा, क्योंकि झांग युन ने उसके बचे हुए दोनों अंगूठे तोड़ दिए और फिर उसे वापस आंगन में फेंक दिया। सू येयुवान के मुंह से खून बह रहा था। हाथों की 10 उंगलियां खोने का असहनीय दर्द उसे लगभग पागल कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने सभी सवालों के जवाब दे दिए थे, तो फिर वह कमीना झांग युन उसे क्यों छलनी कर रहा था? टकराना। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, किसी ने उसके सीने पर पैर पटक दिया। पफ! उसके मुंह से खून बहने लगा और वह दर्द से बेहोश हो गया। लेकिन जैसे ही झांग युन ने उस पर अपनी नजरें घुमाईं, उसकी आत्मा को लगे एक झटके से सू येयुवान जाग उठा। अपने ऊपर पैर रख रहे झांग युन को गुस्से से घूरते हुए सू येयुवान की आंखें दर्द से लाल हो गई थीं। गधे! वह कमीना जानबूझकर उसे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। झांग युन ने दूसरे पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया और आंगन में दबाए जा रहे लियांग चेंग की ओर मुड़कर उदासीनता से पूछा, सू दी को बचाने वाले व्यक्ति की ताकत क्या है? सू येयुवान की दयनीय हालत देखकर लियांग चेंग के होंठ फड़क उठे। लापरवाही न बरतते हुए उसने जवाब दिया, उसकी ताकत निश्चित रूप से मुझसे कहीं अधिक है, कम से कम एकीकरण के महान पूर्णता स्तर पर तो है ही। झांग युन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं।
लियांग चेंग काफ़ी शक्तिशाली है। अगर कोई साधारण साधक एकीकरण स्तर पर होता तो उससे किसी को बचाना बहुत मुश्किल होता। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह महान पूर्णता स्तर पर है, लेकिन तुम अभी तक जीवित क्यों हो? झांग युन ने लियांग चेंग को उदासीनता से देखा। एकीकरण अवस्था में पूर्ण विकसित साधक भी लियांग चेंग को जान से नहीं मार सकता था, लेकिन वह कम से कम सु युवान को मार सकता था और लियांग चेंग को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। हालांकि सु युवान मरा नहीं था और लियांग चेंग पर चोट के कोई निशान नहीं थे। मुझे भी नहीं पता, लियांग चेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। उस शक्तिशाली व्यक्ति का उद्देश्य केवल सूदी को बचाना प्रतीत होता था। उसका मुझसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह सूदी को लेकर तुरंत चला गया, सिर्फ जान बचाने के लिए। सही। अपनी दिव्य चेतना को लियांग चेंग पर केंद्रित करते हुए झांग युन को यह महसूस हुआ कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोल रहा है, और वह गहन चिंतन में डूब गया। उसे अचानक कुछ समझ आया और उसने लियांग चेंग की ओर देखकर पूछा, सूदी तितली महल से आती है। क्या तुम उस शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान नहीं जानते? मुझे सच में नहीं पता, लियांग चेंग ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि मुझे संदेह है कि यह महल के स्वामी और उनकी पत्नी द्वारा उसके लिए छोड़ी गई एक बैकअप योजना हो सकती है, जो सूदी के माता पिता हैं। ओह, झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सूदी ने उसे पहले बताया था कि जब वह 10 साल का था तब उसके माता पिता, जो बटरफ्लाई पैलेस के महल प्रमुख और उनकी पत्नी भी थे, रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। रुको, क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान है? झांग युन को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें सिकुड़कर लियांग चेंग की ओर देखा और पूछा, तो तुम्हें पता है कि सूदी के माता पिता कैसे गायब हुए? मुझे पता नहीं है। लियांग चेंग की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखी और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं तो बस अंदाज़ा लगा रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ये सूदी के माता पिता हैं। उसने अपना वाक्य पूरा करते करते बीच में ही दर्द से चीख मारी। दीवार के चारों ओर मौजूद तीनों रेगिस्तानी राक्षसी रानियों ने एक साथ हमला किया। उनकी शक्ति ने तुरंत लियांग चेंग की त्वचा को फाड़ दिया, जिससे खून के निशान पड़ गए। रुकना, लियांग चेंग दहाड़ा। झांग युन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तीनों रेगिस्तानी दानव रानियों को उसे दबाते रहने दिया। कुछ ही सेकंड में लियांग चेंग का पूरा शरीर दबकर फट गया और खून की धारें बहने लगीं। खुद को कुचलते हुए देखकर वह और अधिक संयम नहीं रख सका और चिल्ला उठा, जादूगरों का महल! ये जादूगरों का महल है। ये सुनकर झांग युन का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत अपना हाथ उठा लिया। दीवार पर मौजूद तीनों रेगिस्तानी रानियों ने तुरंत लियांग चेंग का दमन करना बंद कर दिया। झांग युन ने लियांग चेंग की ओर देखा, तुम्हारा जादूगर महल? हाँ, लियांग चेंग ने हौंफते हुए सिर हिलाया और कहा, यह सब जादूगर महल के स्वामी का काम था। यहाँ तक कि सूदी को पकड़ने के लिए दक्षिणी क्षेत्र की मेरी विशेष यात्रा भी जादूगर महल के आदेश पर ही हुई थी। ये सुनकर झांग युन के पैरों तले कुचली जा रही सु युवान ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या आप मेरी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? लियांग चेंग ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। झांग युन सोच में डूबी हुई लग रही थी। जब शैलो गॉड कल्ट के तीनों नेताओं को पकड़ा गया तो उनसे पता चला कि सूदी पर उनके हमले का कारण ये था कि उन्हें विजार्ड पैलेस द्वारा निर्देश दिया गया था। लियांग चेंगसू और सूदी के माता पिता का गायब होना भी विजार्ड पैलेस से जुड़ा हुआ है, जो सभी कड़ियों को जोड़ता है। ऐसा लगता है कि सूदी के माता पिता और जादूगर महल के बीच काफी गहरा संबंध है। कुछ देर सोचने के बाद झांग युन ने लियांग चेंग की ओर देखा और कहा, मुझे वह सब कुछ विस्तार से बताओ जो तुम जानते हो। लियांग चेंग ने सिर हिलाया। जादूगर के महल से निकल जाने के बाद जाहिर तौर पर उसके मन में अब कोई झिझक नहीं थी और उसने सीधे बोलना शुरू कर दिया। ये सब बटरफ्लाई पैलेस के बनने से पहले ही शुरू हो गया था। बटरफ्लाई पैलेस के महल प्रमुख का असली नाम सु यिक्सियन है, जो सूदी के पिता भी हैं। लियांग चेंग को अपने विशिष्ट मूल के बारे में जानकारी नहीं थी। वह खुद एक धूर्त तलवारबाज था जो संसाधन जुटाने के लिए अक्सर कमीशन स्वीकार करता था। एक दिन उन्हें जादूगरों के महल से नौकरी का प्रस्ताव मिला। इस नौकरी में परस्पर जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला शामिल है और प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य के बदले खिलाड़ी को पर्याप्त बोनस मिलता है। पहला काम उसे एक निश्चित स्थान पर भेजना और कुछ निर्देशों का पालन करवाना था। वहां पहुंचकर उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि ये सभी निर्देश उसे एक खास व्यक्ति से निपटने के लिए दिए गए थे। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सु यिक्सियन हैं। पहला कार्य पूरा करने के बाद जादूगर महल ने उसे तुरंत कई अनुवर्ती कार्य सौंप दिए। जादूगर महल के निर्देशों का चरण दर चरण पालन करते हुए उसने सु यिक्सियन के साथ जल्दी ही अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। बाद में सु यिक्सियन अपनी नवजात बेटी के लिए बटरफ्लाई पैलेस बनाना चाहता था और उसने उसे, बटरफ्लाई पैलेस के अन्य 3 संप्रदाय नेताओं और सु यिक्सियन के साथ संबंध रखने वाले अन्य लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उसने आवश्यकतानुसार जादूगरों के महल में सेवारत हो गया। वह कई वर्षों तक छिपा रहा, जब तक कि एक दिन स्टॉप अध्याय 454 में आपका वफादार चमचा बनने को तैयार हूँ।
विजार्ड पैलेस ने अचानक उसे सूचित किया कि उसे सू यिक्सियन और उसके पति को सेंट्रल दायरे में एक स्थान पर ले जाना होगा। उस समय सू यिक्सियन और उसके पति को उस पर पूरा भरोसा था और वे आसानी से उसके बहकावे में आकर वहां पहुंच गए। फिर सू यिक्सियन और उसकी पत्नी गायब हो गए। लियांग चेंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन चून की जादूगर महल ने ऐसा किया है, इसलिए सू यिक्सियन और उसकी पत्नी की उस जगह पर मृत्यु हो गई होगी। लियांग चेंग ने आगे कहा, उस समय मैं समस्या की जड़ को खत्म करने के लिए सूदी को मारना चाहता था, लेकिन जादूगर महल ने मुझे रोक दिया। उनके पास अभी भी इस महिला का इस्तेमाल करने के लिए था और उन्होंने मुझे बहरे महल का प्रभारी बना दिया। झांग युन ने पूछा, तो आपने सूदी को दक्षिणी क्षेत्र में भेजा? यह जुवानलिंग का अनधिकृत निर्णय था। लियांग चेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जुवानलिंग के सू यिक्सियन और उसके पति के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्हें आभास हो गया था कि बाई शियाओ, मू फोंग और मैं तितली महल की शक्ति के कारण सूदी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए हमें दक्षिणी क्षेत्र में भेजना एक प्रकार की सुरक्षा थी। इसके अलावा सूदी को दक्षिणी क्षेत्र में अरोरा टॉवर शाखा प्राप्त कराने के लिए उसने बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय में अपने अधिकार को त्यागने में जरा भी संकोच नहीं किया। ये सब सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सूदी हमसे संबंध तोड़ ले। झांग युन को अचानक एहसास हुआ, तो यही सच है। यहाँ तक कि सूदी को भी शायद यह नहीं पता कि जुवानलिंग ने क्या किया है। काले वस्त्र पहने दोनों नकाबपोश व्यक्तियों को स्थिति की पूरी समझ नहीं थी। क्या जादूगरों का महल आपको कार्रवाई करने से नहीं रोक रहा है? कुछ सोचते हुए झांग युन ने फिर पूछा, तो फिर उन्होंने शैलो गॉड सेक्ट को सूदी को मारने का निर्देश क्यों दिया? मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। ये काम खुद जादूगर के महल ने किया था। लियांग चेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद एक परीक्षण है। परीक्षण? झांग युन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ये वही बैकअप प्लान है जिसे सूदी के माता पिता ने छोड़ा था, जिसका जिक्र आपने अभी किया था? हाँ, लियांग चेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि सू यिक्सियन और उनकी पत्नी देखने में तो बागी साधक लगते हैं, लेकिन मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं और मुझे महसूस होता है कि उनका अतीत असाधारण है। वह रुका, फिर बोला, इसके अलावा जादूगर महल को इतनी मशक्कत करने के लिए मजबूर करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मुझे नहीं लगता कि उनके पास जादूगर महल के खिलाफ कोई बैकअप प्लान नहीं था। इस बार सूदी को मेरे चंगुल से बचाने वाला शक्तिशाली व्यक्ति इसका सबसे बड़ा सबूत है। झांग युन ने अपनी ठोड़ी को छुआ। सूदी को अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई आकस्मिक योजना के बारे में जरूर पता होगा, अन्यथा वह अपनी आखिरी बातचीत के दौरान उससे इतनी बातें नहीं करती। बहरहाल, कम से कम ये तो निश्चित है कि सूदी सुरक्षित है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दूसरा पक्ष उससे संपर्क क्यों नहीं कर रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें उस पर शक है? झांग युन ने बेबसी से कंधे उचका दिए। सूदी को शायद उस पर शक न हो, लेकिन उसके पीछे मौजूद शक्तिशाली शख्सियत का मामला बिल्कुल अलग है। बस काफी है। झांग युन ने राहत की सांस ली। जब तक हमें यकीन है कि सूदी ठीक है। गुरुजी, क्या आप मुझसे लगातार झूठ बोल रहे थे? तभी सू येयुवान की गुस्से भरी चीख उसके कानों में गूंजी और वह लियांग चेंग को घूर रहा था। सू येयुवान की निगाहों के सामने लियांग चेंग चुप रहा। हालांकि झांग युन जानता था कि सू येयुवान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने का लियांग चेंग का फैसला वास्तविक था। आखिरकार एक जैसी शारीरिक बनावट और एक जैसी प्रतिभा वाले शिष्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने ठंडे स्वर में अपने पैरों के पास बैठे लियांग चेंग और सू येयुवान पर नजर डाली। मुझे अभी कुछ और कहना है। उसकी जानलेवा मंशा को भांपते हुए लियांग चेंग ने तुरंत अपनी बात रखी। झांग युन ने उसकी ओर देखा। मुझे पता है तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगे, लियांग चेंगदाओ ने कहा, लेकिन फिर भी मेरा आपके लिए महत्व है। ओह, झांग युन ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। देखो, पिछले कई वर्षों में मैंने विजार्डिंग पैलेस के लिए बहुत कुछ किया है। मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन मुझे उनके बारे में सामान्य जानकारी है, लियांग चेंग ने कहा। इसके अलावा मैंने जादूगर महल में जासूस भी तैनात कर रखे हैं। अगर आप सूदी को जादूगर महल से निपटने में मदद करना चाहते हैं तो मैं आपको काफ़ी सहायता प्रदान कर सकता हूँ। क्या आपको जादूगर के महल के बारे में कुछ पता है? झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लियांग चेंग ने सिर हिलाया और तुरंत कहा, जादूगर महल में कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जिनमें 5 पवित्र जादूगर भी शामिल हैं। इन 5 पवित्र जादूगरों के पास पवित्र पुजारी या उससे उच्च स्तर की जादुई शक्ति है। इसके अलावा उनमें से 2 जादूगर संत के स्तर पर हैं। जादूगर संत? झांग युन की आंखें थोड़ी धुंधली थीं। उनकी समुद्री जादूगरनी शक्ति वर्तमान में संत पुजारी स्तर की है, जो जादूगरनी संत से थोड़ी कमजोर है। हालांकि उनके असाधारण शारीरिक कौशल और अन्य पहलुओं से प्राप्त संवर्धन के कारण उनकी समुद्री जादूगरनी शक्ति एकीकरण के महान पूर्णता स्तर पर पहुंचे साधक के बराबर है। एक विच सेंट की जादुई शक्ति एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर के बराबर होती है और उससे भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए।
इसी स्तर पर अधिकांश अन्य ऊर्जाओं की तुलना में जादुई शक्ति पर एक निश्चित सीमा तक नियंत्रण होता है, सिवाय उनके शिष्यों जैसी शक्तियों के, जैसे कि रानरान की राक्षसी ऊर्जा। फिर भी केवल जादुई शक्ति के मामले में ही जो जादूगरनी संत के स्तर तक पहुंच जाती है, वह संभवतः कुछ चरम नवजात आत्मा स्तर के साधकों का मुकाबला करने में सक्षम होती है। 2 विच सैंक्स की उपस्थिति ये दर्शाती है कि विजार्ड पैलेस में 2 शिखर स्तर के नवोदित आत्मा साधक मौजूद हैं। मुझे यह मिशन देने वाला जादूगरों में से एक था, लियांग चेंग ने आगे कहा। मेरे मुखबिरों ने पता लगाया है कि इस जादूगर की शक्ति एक प्रकार की अनुष्ठानिक शक्ति है। जादूगरों की पूजा से उसकी शक्ति बढ़ती है। जितने अधिक जादूगर उसकी पूजा करते हैं, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती जाती है। इसके अलावा प्रत्येक उपासक को पुरस्कार के रूप में उसकी शक्ति का एक अंश प्राप्त होता है। वह अनुष्ठानिक जादूगरों के एक बड़े समूह का नेतृत्व करता है। बलिदान चढ़ाना। ये सुनकर झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और तुरंत शैलो गॉड सेक्ट के नेता के बारे में सोचने लगा। दूसरे पक्ष से मिली जानकारी की जांच करने पर पता चला कि कियानशेन पंथ का नेता अनुष्ठानिक जादू टोना करता था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कियानशेन पंथ के नेता का इस जादूगर संत से कुछ संबंध है। उसने लियांग चेंग की ओर देखा और कहा, लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है। लियांग चेंग ने हाथ जोड़कर कहा, यह तो बस एक हिस्सा है। अगर आप चाहें महोदय, तो मैं आपके लिए और भी उपयोगी जानकारी जुटा सकता हूं। वयस्क। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लियांग चेंग ने आदरपूर्वक कहा, यदि आप तैयार हैं महोदय, तो मैं आपका वफादार सेवक बनने और बिना किसी प्रश्न के आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हूं। झांग युन के कुछ कहने से पहले ही उनके चरणों में खड़ी सु युवान ने चिल्लाकर कहा, गुरुजी। नहीं लियांग चेंग, क्या आप पागल हो गए हैं? लियांग चेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और केवल झांग युन को देखता रहा। झांग युन काफी हैरान थी। उसने लियांग चेंग की ओर कुछ और बार देखा और उदासीनता से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे नौकर बन सकते हो, लेकिन ब्रश। इससे पहले कि लियांग चेंग कोई प्रतिक्रिया कर पाता, झांग युन उसके सामने आ गया और सीधे उसकी खोपड़ी पर हथेली रख दी। पल भर में लियांग चेंग को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा और हृदय में कुछ जुड़ गया हो, और उसने कुछ भय के साथ झांग युन की ओर देखा। आप महोदय, क्या हुआ? बिना समय बर्बाद किए झांग युन ने एक रिकॉर्डिंग पत्थर निकाला और उसे चालू किया। मैंने अभी अभी तुम पर एक ऐसी विधि का प्रयोग किया है जिससे तुम्हारा दिल पल भर में फट जाएगा और तुम्हारी आत्माएं पल भर में नष्ट हो जाएंगी। स्क्रीन पर झांग युन के शब्द सुनकर लियांग चेंग का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने दांत पीसकर दृढ़ता से झांग युन के सामने घुटने टेक दिए। ये वृद्ध सेवक लियांग चेंग महामहिम को प्रणाम करता है। लियांग चेंग, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई गुरु नहीं है। ये देखकर सु युवान गुस्से से दहाड़ उठी। उनके गुरु ने वास्तव में झांग युन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। बेहद शर्मनाक, सरासर शर्मनाक। जैसे ही वह ये सोच रहा था, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लियांग चेंग ने बस अपना हाथ उठाया और उसकी माथे पर उंगली से इशारा करते हुए ठंडे लहजे में कहा, बड़ों के सामने शोर मचाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत के लायक हो। सु युवान आंखें फाड़कर देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरा पक्ष ऐसा कर सकता है। फिर उसने अपना सिर झुकाया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय भी उनकी आंखें खुली रहीं। अविश्वास से आंखें फाड़कर देखते हुए उनकी मृत्यु हो गई। स्टॉप्ड। अध्याय 455 तितली महल पर नियंत्रण प्राप्त करना। झांग युन ने आश्चर्य से लियांग चेंग की ओर देखा। वह जानता था कि दूसरा पक्ष वास्तव में सु युवान को अपना शिष्य मानता है, और इस क्षण उसने बिना किसी झिझक के उसे मार डाला। ये तो बहुत ही निर्मम है। क्या मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था? उसने तुरंत ही ठंडे लहजे में बात की। कृपया मुझे क्षमा करें महोदय। बिना किसी झिझक के लियांग चेंग घुटनों के बल बैठ गया और प्रणाम करते हुए बोला, यह अधीनस्थ इस लड़के की लगातार बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा इस लड़के ने बार बार सूदी बहन को निशाना बनाने की कोशिश की है, और यहाँ तक कि उसके मन में अनुचित विचार भी हैं। इसे मार डालना चाहिए। अब तुम उसे सिस्टर सूदी कह रहे हो? झांग युन ने हल्की मुस्कान के साथ लियांग चेंग की ओर देखा। लियांग चेंग ने ध्यान नहीं दिया और अपना सिर जमीन पर जोर से पटक दिया। बस काफी है। ये देखकर झांग युन ने अपना हाथ हिलाया। उसने सु युवान के शव पर एक नज़र डाली और लापरवाही से उसे एक तरफ रख दिया। हालांकि वह अभी केवल नवजात आत्मा अवस्था में था, तलवार आत्मा का शरीर अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ था, और हो सकता है कि वह भविष्य में इसका उपयोग कर सके। झांग युन की आंखों में धूर्तता की एक झलक दिखाई दी जब उसने लियांग चेंग की ओर देखा, जो अभी भी सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था। दूसरी पार्टी की लचीलता और अनुकूलनशीलता वाकई अद्भुत है। उसे विश्वास था कि भविष्य में मौका मिलने पर दूसरी पार्टी बिना किसी झिझक के उसे धोखा दे देगी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। हृदय दमन तकनीक और आत्मा दमन तकनीक विशेष रूप से इस प्रकार के व्यक्ति को लक्षित करने के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा जादूगर के महल के बारे में इस व्यक्ति का ज्ञान भविष्य में निश्चित रूप से उपयोगी होगा। आखिरकार वह सूदी की दुश्मन थी, जो झांग युन की नज़र में खुद के दुश्मन के बराबर थी।
क्योंकि अगर सूदी भविष्य में जादूगर महल को नहीं हरा पाती और मदद के लिए उसके पास आती है, तो वह निश्चित रूप से उससे बात करने से इनकार कर देगा, इसलिए ये सिर्फ तैयारी है। ये सही है। अचानक कुछ याद आने पर झांग युन ने लियांग चेंग की ओर देखा और पूछा, चूंकि आप जादूगर महल के बारे में जानते हैं, तो क्या आप समुद्री चुड़ैल अमर साम्राज्य के बारे में भी जानते हैं? समुद्री चुड़ैल का अमर साम्राज्य? लियांग चेंग पूरी तरह से अचंभित दिख रहा था। झांग युन ने कहा, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या जादूगर महल के अंदर दक्षिणी क्षेत्र के कोई जादूगर मौजूद हैं? दक्षिणी क्षेत्र का जादूगर? ये सुनकर लियांग चेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। माफ कीजिए महोदय, मैंने इस मामले की विस्तार से जांच नहीं की है, इसलिए मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं। अगर वे मौजूद हैं तो उनकी जांच करें और मुझे उनकी जानकारी भेजें। झांग युन ने कहा। उन्हें हमेशा से विजार्ड पैलेस के बारे में जानने की उत्सुकता रही थी। आखिर यह सी विच इमॉर्टल किंगडम से जुड़ा हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें संदेह था कि बचे हुए कुछ उच्च कोटि के जादूगर विजार्ड पैलेस में शामिल हो गए होंगे। अगर हमें कुछ भी मिलता है तो हमें उन महान जादूगरों को वापस लाना होगा। आखिरकार एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सागर चुड़ैल अमर साम्राज्य से निकली ये सभी महान चुड़ैलें उनके चौथे शिष्य वू हाई की वंशज थीं। भला उनके शिष्य की वंशजों को अन्य शक्तियों की ओर भटकने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको उनके नंबर 1 अमर संप्रदाय में शामिल होना होगा। ठीक है, उसने यह बात मान ली। उसने छिपी हुई चुड़ैल और चिराग चुड़ैल की क्षमताओं को देखा था और अब वह इन महान चुड़ैलों की शक्तियों से कुछ हद तक ईर्ष्या करता था। मैं समझ गया महोदय, लियांग चेंग ने सिर हिलाया। झांग युन ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। आंगन से बाहर निकलते ही उसने बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय में बचे हुए सभी दमित लोगों पर मन दमन और आत्मा दमन तकनीकों का प्रयोग किया। एकीकरण चरण में कई हथियारों वाली एक ताकत के रूप में बटरफ्लाई पैलेस काफी शक्तिशाली है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य क्षेत्र में कई स्थानों पर इसकी शाखाएं हैं। इससे उसे बाद में मध्य क्षेत्र में जानकारी जुटाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा बटरफ्लाई पैलेस के मुख्यालय को भी इसे संरक्षित रखना होगा, अन्यथा विजार्ड पैलेस में लियांग चेंग की पहचान अर्थहीन हो जाएगी। बदिर महल के मुख्यालय से निपटने के बाद झांग युन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत के लिए लियांग चेंग और अन्य लोगों को वहीं छोड़ दिया, जबकि वह स्वयं एक अक्षुवण मंडप में गया और वहां से उन 10 रेगिस्तानी राक्षसी रानियों को ले आया जिन्हें उसने पहले ही बुलाया था। रेगिस्तान की दानव रानी के शव के बदले तितली महल का सौदा बुरा नहीं था। आखिरकार लियांग चेंग समेत 3 नवजात आत्मा अवस्था के साधक मौजूद हैं। अगर शवों की वाकई कमी हो जाए तो उन्हें किसी भी समय बलि देकर आह्वान किया जा सकता है। वहां जुबान लिंग भी हैं जो मुख्यालय में नहीं हैं। झांग युन ने अपनी ठोड़ी को छुआ। चूंकि यह व्यक्ति सूदी की मदद कर रहा है, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वह इस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। आखिरकार सूदी को बचाने वाले व्यक्ति के लिए इस जुबानलिंग से किसी भी प्रकार का संबंध रखना वर्जित है। यदि संभव हो तो वह अब भी सूदी की हालत को स्वयं देखना चाहता था। झांग युन ने सिर हिलाते हुए हवा में फैली ताजगी भरी खुशबू को महसूस किया और कमरे में अपने चारों ओर मौजूद 10 रेगिस्तानी राक्षसी रानियों को देखा। उसे अचानक गर्मी महसूस हुई और उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, तुम सब बाहर जाओ। 10 रेगिस्तानी रानियों ने सिर हिलाया, मंडप से बाहर निकली और बाहर एक कतार में खड़ी हो गईं। बटरफ्लाई पैलेस के मुख्यालय का पास में ही पुनर्निर्माण कर रहे कई बटरफ्लाई पैलेस साधक इस खूबसूरत दृश्य की ओर तुरंत आकर्षित हो गए। हालांकि मेरे कई साथी इन 10 रेगिस्तानी रानियों के हाथों मारे गए थे, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि वे वाकई बेहद खूबसूरत हैं। उन्हें देखते ही उनके भीतर एक अजीब सी भावना जागृत हो गई। यहाँ तक कि कुछ महिला नन भी अपवाद नहीं थीं। रेगिस्तान की रानी का आकर्षण पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अनूठा है। समलन अवस्था में मौजूद लियांग चेंग, बाई शियाओ और मू फोंग ने दूर से ये दृश्य देखकर अपने होठों के कोनों को सिकोड़ लिया। अब उन्हें एहसास हुआ कि इन 10 एक जैसी रेगिस्तानी राक्षसी रानियों को झांग युन ने पौराणिक आह्वान विधि का उपयोग करके बुलाया था। यहाँ तक कि समलन चरण को भी बुलाया जा सकता है। उन्हें रोंगटे खड़े हो जाने का एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी शक्तिशाली ताकतें उसके पीछे पड़ी थीं। डिंग डिंग। इसी क्षण एक हल्की सी आवाज ने लियांग चेंग को चौंका दिया, जिसने अपने वस्त्रों से एक संचार जेड टैबलेट निकाला। उस पर एक स्पष्ट संदेश दिखाई दिया, झांग युन पर्वत क्षेत्र के लिंग्यान शहर में प्रकट हुआ है और कई चरम शून्य शोधन स्तर के साधकों के साथ युद्ध में लगा हुआ है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस लेख को देखकर लियांग चेंग और अन्य 2 लोगों ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वह क्या है? क्या झांग युन इस समय सामने स्थित 10 रेगिस्तानी दानव रानियों द्वारा संरक्षित मंडप में नहीं है? वह पर्वतीय क्षेत्र में कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है कि इतने कम समय में ही झांग युन टेलीपोर्ट होकर पर्वत की सीमा तक पहुंच गया हो? असंभव। तीनों ने झट से अपना सिर हिला दिया।
क्या ये पर्वतीय सीमा नकली हो सकती है? मूफोंग ने 10 रेगिस्तानी दानव रानियों द्वारा संरक्षित मंडप पर एक नज़र डाली और खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाए, क्या हमें अंदर जाकर पूछना चाहिए? जाकर उनसे पूछो। लियांग चेंग ने सिर हिलाया और उसकी ओर देखा। बगल में खड़ी बाई शियाओ ने भी उसकी तरफ देखा। धिक्कार है, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मूफोंग के होंठ फड़फड़ाए। मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। हमारा मेल अच्छा नहीं है। लियांग चेंग ने शांत भाव से कहा, तुम एक महिला हो और तुम खूबसूरत हो, इसलिए तुमसे बात करना आसान है। अच्छी अच्छी बातें। उस अटारी के सामने खड़े उन 10 आदमियों में से हर एक मुझसे बेहतर है। ये तो बिल्कुल अलग है। लंबे सफ़ेद बालों वाले अधेड़ उम्र के बाई शियाओ ने हंसते हुए कहा, ये तो बस एक बुलाई हुई चीज़ है, असली सुंदरी जैसा स्वाद कैसे हो सकता है? तुम अंदर जाओ और थोड़ी देर उसकी सेवा करो और उसे इतना खुश मत होने देना कि वह तुम पर से अपना बंधन तोड़ दे। धिक्कार है, तुम मुझे समझते क्या हो? मूफोंग ने गुस्से से कहा। बाई शियाओ ने कहा, मूफोंग, तुम किसी भी तरह से नुकसान में नहीं हो। झांग यून मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है और शायद वह इतना बूढ़ा भी नहीं है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो यह एक बूढ़ी गाय के जवान घास चरने जैसा होगा। रोल। मूफोंग ने जोर से गाली दी। आप लोग खुद ही इसका हल निकाल लीजिए, मैं छत ठीक करने जा रहा हूँ। बाई शियाओ ने कंधे उचकाए, किनारे से आध्यात्मिक सामग्री के तख्तों का एक ढेर उठाया और ऊपर की ओर उड़ गया। मूफोंग ने भौहें चढ़ाईं, एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुझे दे दो। लियांग चेंग चौंक गया, फिर तुरंत मुस्कुराया और संदेश सहित संचार जेड टैबलेट सौंपते हुए कहा, यह अब तुम्हारा है। मूफोंग ने जोर से सांस ली और संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले जेड टोकन को लेकर मंडप की ओर उड़ गई। उड़ते हुए उसने एक दर्पण उठाया और अपने चेहरे को संवारा, फिर अटारी के दरवाजे पर पहुंचने से पहले उसने अपने कपड़े थोड़े नीचे खींच लिए। मूफोंग महामहिम से मुलाकात का अनुरोध करता है। स्टॉप। अध्याय 456 पवित्र कलाकृति को प्रेरित करना। अटारी के अंदर झांग यून, जो एक गद्दे पर पालथी मारकर बैठा था, ने अपनी आंखें खोली और बाहर देखा। यह क्या है? मूफोंग ने कहा, मेरे स्वामी, मुझे अभी अभी एक अजीब संदेश मिला है जो आपसे संबंधित है और मैं इसकी सूचना आपको देना चाहता था। अजीब? झांग यून चौंक गया, फिर जैसे कुछ याद आया हो बोला, अंदर आ जाओ। जी श्रीमान। मूफोंग बेहद खुश हुई और उसने जल्दी से 10 रेगिस्तानी दानव रानियों के बीच का दरवाजा खोलकर मंडप में प्रवेश किया। झांग यून को अपने सामने प्रार्थना की चटाई पर बैठे हुए देखते ही उसने तुरंत झुककर उनका अभिवादन किया। मूफोंग आपको प्रणाम करती है। झुकते हुए उसने जानबूझकर एक अच्छे कोण से उसके गले के अंदर का दृश्य दिखाया। क्या खबर है, कृपया बताएं। झांग यून ने मानो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और शांत भाव से बोलने लगी। मेरे स्वामी, हमें अभी अभी यह समाचार मिला है कि आप पर्वतीय क्षेत्र के लिंग्यान शहर में प्रकट हुए हैं। मूफोंग झुकी हुई मुद्रा में आगे बढ़ी और अपने हाथ में पकड़ी संचार की जेड टैबलेट झांग यून को सौंप दी। उसने अपने कपड़ों के भीतर का दृश्य भी झांग यून के करीब लाकर दिखाया, लेकिन झांग यून का ध्यान उसके हाथ में मौजूद संदेशवाहक जेड टैबलेट पर गया। उस पर लिखे शब्दों को देखकर उसने भौहें चढ़ा लीं। ये संदेश कब आया था? मूफोंग ने अपनी मुद्रा बनाए रखी और जवाब दिया, मेरे स्वामी, ये तो अभी 2 मिनट पहले की बात है। आपके संदेशों के सिंक्रोनाइजेशन की गति काफ़ी अच्छी है। झांग यून ने हल्के से सिर हिलाया, फिर मानो उसे अभी अभी कुछ याद आया हो, पूछा, मध्य क्षेत्र की कौन सी ताकतें मुझे ढूंढने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में गई थीं? क्या ये वही झांग यून है? ये सुनकर मूफोंग चौंक गई। कुछ समझ आने पर उसने झट से अपने हाथ में मौजूद संचार की जेड टैबलेट को इधर उधर सरकाया और वाकई उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थीं। उसने झट से उसे सौंपते हुए कहा, सर, ये सभी संदेश हैं जो पहले आए थे। झांग यून ने हाथ हिलाकर दूर से संचार की जेड टैबलेट उठाए और फिर उसकी जांच करने लगा। दानव सीलिंग संप्रदाय, विचार मंदिर, मृतकों का मंदिर, विभिन्न बलों के जाने पहचाने नाम नजर आने लगे। पुकारना। झांग यून ने गहरी सांस ली। जैसा कि उसने सोचा था, चूंकि कोंगक्सिंग स्वॉर्ड ने पहले ही डेमन सीलिंग सेक्ट को आमंत्रित कर लिया था, इसलिए वह डेमन सीलिंग सेक्ट के केवल एक सदस्य को आमंत्रित नहीं करेगा। हालांकि इन शक्तियों का उससे कुछ संबंध या टकराव है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में इतनी जल्दी एकत्रित होने की उनकी क्षमता निश्चित रूप से अंतरिक्ष मंडप की मदद के कारण ही रही होगी। इन शक्तिशाली ताकतों के अलावा इसने कई साधकों को भी वहां जाने के लिए आकर्षित किया। बटरफ्लाई पैलेस के मुख्यालय पहुंचने से पहले ही उसके द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में छिपाए गए नकली क्लोन का पता चल गया। वह एक ऐसा साधक था जिसके पास युद्धों की अवशिष्ट ऊर्जा का पता लगाने की क्षमता थी। अपने प्रतिरूपित क्लोन द्वारा लड़े गए स्थानों का पता लगाकर उसने अपने प्रतिरूपित क्लोन के छिपने के स्थान का पता लगा लिया। इसी वजह से लड़ाई छिड़ गई। संचार संबंधी जेड टैबलेट पर दी गई जानकारी को देखते हुए झांग यून ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, शाखा कार्यालयों और गढ़ों के अलावा क्या आपके पास जानकारी जुटाने के अन्य चैनल भी हैं? जी श्रीमान।
मू फोंग ने झुकते हुए उत्तर दिया, हमारी शाखा चौकियों के अलावा हमने मध्य क्षेत्र के हजारों लोगों के अधिकांश हिस्सों में कुछ स्वतंत्र साधकों को तैनात किया है, जो वास्तविक समय में हमारे मुख्यालय को महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहे हैं। एक बागी किसान। झांग युन ने अपनी भौहें उठाईं और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। तितली महल का मुख्यालय असंख्य कीटलोक में स्थित है, जहां अधिकांश निवासी स्वतंत्र साधक हैं। इस स्थान के भूमिगत अधिपति होने के नाते तितली महल ने अपनी सेवा के लिए कई स्वतंत्र साधकों को भर्ती किया होगा। सभी पक्षों से जानकारी एकत्रित करने वाले स्वतंत्र किसान वास्तव में सबसे सुविधाजनक समूह हैं। इस लिहाज से बटरफ्लाई पैलेस उनकी कल्पना से कहीं बेहतर था। कुछ देर सोचने के बाद झांग युन ने कहा, पहाड़ी क्षेत्र पर नजर रखना जारी रखो और फिर मुझे किसी को ढूंढने में मदद करो। आप किस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं? महोदय, स्पेस पवेलियन का 5वां उत्तराधिकारी स्काई स्टार स्वॉर्ड। झांग युन ने शांत भाव से कहा, वह जहां भी दिखाई दे उसे देखते ही मुझे तुरंत सूचित करना। जी श्रीमान। मू फोंग झुकी हुई मुद्रा बनाए रखते हुए जवाब देती रही। झांग युन ने उसे वापस दे दिया। मू फोंग ने उसे लिया और अपनी मुद्रा को और भी नीचे झुका लिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मू फोंग को अभी भी वहीं खड़ा देखकर झांग युन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम अभी तक क्यों नहीं जा रही हो? माथा। मू फोंग ने अपना मुंह खोला, उसका शरीर पहले से ही इतना झुका हुआ था कि झांग युन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या कुछ और है? झांग युन ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर देखा। माफ कीजिए महोदय, मैं अचानक विचारों में खो गया था। अब मैं चलता हूँ। मू फोंग जाग उठी, जल्दी से प्रणाम किया और फिर मुड़कर मंडप से बाहर चली गई। दूसरे व्यक्ति की पीठ पर नजर डालते हुए झांग युन ने बुदबुदाया, बुरा क्लीवेज नहीं है। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। वह दूसरे व्यक्ति के इरादों को कैसे नहीं समझ पाया, लेकिन अगर वह चाहता तो कोई भी रेगिस्तानी दानव रानी उस दूसरे व्यक्ति से बेहतर होती। हालांकि इसमें जीवित प्राणियों को बुलाना शामिल है, वे सभी हाड़ मांस के बने होते हैं और बाद में होने वाले परिणामों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। झांग युन ने कंधे उचकाए और तुरंत अमर खजाना मंडप में प्रवेश कर अपने साधना कक्ष में पहुंच गया। इस समय प्रशिक्षण कक्ष के केंद्र में एक मेज है जिस पर 5 अलग अलग ऊर्जाएं तैर रही हैं और वे 2 मीटर लंबी शुद्ध सफेद तलवार से आगे पीछे रगड़ रही हैं। क्या आपको अभी तक पर्याप्त रोमांच नहीं मिला है? झांग युन ने उसकी ओर देखते हुए थोड़ा सा भौहें सिकुड़ीं। ये शुद्ध सफेद लंबी तलवार वही अनाम पवित्र कलाकृति है जिसे हमने पर्पल मून रॉयल सिटी के खजाने से प्राप्त किया था। इस तलवार की मुहर खोलने के लिए एक ही व्यक्ति से निकलने वाली कम से कम 5 अलग अलग ऊर्जाओं से निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता होती है। झांग युन संयोगवश इस आवश्यकता को पूरा करता है। इस समय मौजूद 5 ऊर्जाएं हैं: वापसी ऊर्जा, जादू टोना शक्ति, क्षय शक्ति, स्थानिक ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा। पर्पल मून रॉयल सिटी के खजाने से निकलने के बाद से वह सील खोलने की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश कर रहा था। अब लगभग आधी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी तलवार पूरी तरह से निष्क्रिय प्रतीत हो रही थी। क्या तुम सचमुच गहरी नींद में सो रहे हो? झांग युन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इस तलवार की आत्मा महायान साधक की अवशिष्ट आत्मा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आत्मा की आभा में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। उसे तो ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह सो गई है और मर गई है। क्यों न हम इस पर थोड़ा और बल लगाएं? सोचते हुए झांग युन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। क्योंकि उसे डर था कि बहुत अधिक ऊर्जा तलवार की आत्मा को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उसने तलवार को उत्तेजित करने वाली 5 प्रकार की ऊर्जाओं को बहुत अधिक मात्रा में छोड़ने का साहस नहीं किया। विशेषकर लौटती हुई ऊर्जा और क्षीण हुई शक्ति। लौटती हुई ची आत्माओं की शत्रु है और उसे डर था कि इसे बढ़ाने से तलवार के भीतर महायान अवस्था की शेष आत्मा सीधे नष्ट हो जाएगी। जहां तक मुरझाई हुई शक्ति की बात है, वह साधारण मुरझाई हुई शक्ति ही थी जो मुरझाई हुई अमर शक्ति के एक अंश से भिन्न थी। कोई बात नहीं, चलो कोशिश करके देखते हैं। काफी सोचने के बाद झांग युन ने अपने दांत पीस लिए। इसने सीधे तौर पर लौटती हुई ऊर्जा का एक विशाल भंडार और पुनर्तः मुरझाई हुई अमर शक्ति के कई अंशों को मुक्त किया। उसने अपना मन बना लिया था, यदि तलवार के भीतर महायान अवस्था के शस्त्र आत्मा का अवशेष वास्तव में नष्ट हो गया था, तो वह जाकर उसके साथ मेल खाने वाली एक नई शस्त्र आत्मा की खोज करेगा। एक और बात, शायद हम युवा ड्रैगन की बची हुई आत्मा को क्लाउड स्वॉर्ड के भीतर स्थानांतरित कर सकते हैं। क्योंकि बादल की तलवार उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह लंबे समय से उसकी भंडारण अंगूठी में धूल फांक रही थी। समस्या तलवार में नहीं है, असली मुद्दा तो उसके भीतर मौजूद युवा ड्रैगन की आत्मा का अवशेष है, एक सच्चे ड्रैगन की आत्मा का अवशेष। हमें वाकई में कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे क्लाउड स्वॉर्ड से इस अवशेष आत्मा को निकाला जा सके। बहुत शोरगुल। जैसे ही वह ये सोच रहा था, उसके सामने चुपचाप खड़ी शुद्ध सफेद लंबी तलवार अचानक कांपने लगी। हमें ऊर्जा बढ़ाने की सख्त जरूरत है। झांग युन का चेहरा चमक उठा और उसने लौटती ऊर्जा और क्षीण अमर शक्ति का उत्सर्जन बढ़ाना जारी रखा। धमाका। जैसे जैसे तलवार का आकार बढ़ता गया, उससे एक प्राचीन आभा तेजी से निकलने लगी।
बहुत शोरगुल। इससे पहले कि झांग यून आगे कुछ सोच पाता, तलवार से अचानक प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। स्टॉप्ड। अध्याय 457 अमर कलाकृति। प्रकाश तेजी से एक छवि में परिवर्तित हो गया। झांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब मैंने पहले इस तलवार के बारे में जानकारी देखी तो मैंने पाया कि सील खोलने पर अवशिष्ट छवियों में से एक सक्रिय हो जाएगी, इसलिए ऐसा लगता है कि यह उसी का जिक्र कर रहा है। उनकी निगाहों के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था, सिर गंजा था और सिर पर कुछ ही सफ़ेद बाल बचे थे, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तस्वीर में दिख रहा बूढ़ा व्यक्ति तारों भरे आकाश के नीचे घास के मैदान में एक विशाल चट्टान से टेक लगाकर बैठा हुआ है और तारों को निहार रहा है। मानो उसे कोई मनोरंजक बात सूझी हो, उसके फटे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हालांकि मानो कुछ अचानक समझकर बूढ़े व्यक्ति ने स्क्रीन की ओर मुड़कर थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, आप तलवार के उस्ताद हैं। झांग यून अचंभित रह गया। वीडियो में दिख रहे बूढ़े व्यक्ति ने मन ही मन कहा, ये वीडियो जो मैंने पीछे छोड़ा है उसे देखकर तुमने इस तलवार पर लगी मुहर तोड़ दी है, इसलिए ये तलवार तुम्हारी है। ये तलवार मेरे जीवन भर के परिश्रम का फल है। चाहे तुम धर्मी हो या दुष्ट, मनुष्य हो या अलौकिक, मेरी कोई और विनती नहीं, बस एक दिन तुम इस तलवार से उन 9 तलवारों को काट डालो जिन्हें 9 स्वर्ग तलवार महल के उन हठी बूढ़े लोगों ने मेरे लिए गढ़ा है। वो बूढ़े लोग बस तलवारों की ऊर्जा से तलवारें गढ़ने के बारे में ही सोचते रहते हैं। किसने कहा कि तलवार को तलवार की ऊर्जा से ही गढ़ना पड़ता है? मेरी राय में तलवार में सब कुछ समाहित हो सकता है। अच्छी तलवार वो है जो दुनिया की हर तरह की ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से समाहित कर सके। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, मुझे लगता है कि आप भी यही सोचते हैं। आखिरकार मेरी तलवार की मुहर खोल पाने का मतलब है कि आपके पास कम से कम 5 या उससे अधिक विशेष शक्तियां हैं। इसे आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल करें। ये तलवार दुनिया की सारी ऊर्जा को समाहित कर सकती है और हर प्रकार की ऊर्जा की पूरी शक्ति को उजागर कर सकती है। और कुछ देर रुकने के बाद बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कट्टरता की झलक दिखाई दी और उसने कहा, यह विभिन्न ऊर्जाओं को जोड़ों में मिलाकर अकल्पनीय शक्ति का सृजन भी कर सकता है। एक बार जब आप इसे पूरी तरह से खोल देंगे तो ये तलवार एक साथ 10 अलग अलग ऊर्जाओं को संयोजित करने में सक्षम होगी, जिससे ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा अनगिनत दिन रात किए गए परीक्षणों का परिणाम है। यही इस तलवार की सबसे मजबूत विशेषता भी है। हालांकि कुछ बेईमान लोगों से बचाव के लिए मैंने अधिकांश सामग्रियों को विशेष रूप से सील कर दिया है, ताकि सील खुलने पर ही यह एक पवित्र कलाकृति बने। आप बाद में 100 परिष्करण ज्वालामुखी जा सकते हैं, वहां की 100 परिष्करण अग्नि सील तोड़कर इसे एक दिव्य कलाकृति में बदल सकती है। क्या इसे दिव्य कलाकृति में अपग्रेड किया गया है? ये सुनकर झांग यून का चेहरा सख्त हो गया। वीडियो में दिख रहे बूढ़े व्यक्ति को उसकी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी और उसने आगे कहा, हालांकि अपग्रेड करने से पहले मेरा सुझाव है कि आप अपनी ऊर्जा का थोड़ा परीक्षण कर लें। अगर तलवार चेतावनी वाली लाल बत्ती नहीं जलाती है तो चिंता न करें, क्योंकि यह अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंची है। जब यह अपनी सीमा तक पहुंच जाए तब भी अपग्रेड करने में देर नहीं होगी। साथ ही जब आप अपग्रेड करने जाएं तो अमर आत्मा का एक अंश नई कलाकृति आत्मा के रूप में लाना न भूलें, क्योंकि वर्तमान कलाकृति आत्मा अचेतन आत्मा का एक अंश है जिसे मैंने इसे सील करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। अपग्रेड करने से पहले मुझे अपनी इस बची हुई आत्मा को नष्ट करना होगा। इस बूढ़े व्यक्ति ने इस तलवार का नाम नहीं रखा है, मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं जो इसे खोजने के लिए नियत है कि आप स्वयं इसका नाम रखें। अंत में मुझे बस एक आखिरी बात कहनी है, भविष्य में अगर आप कभी वापस आएं तो कृपया 9 हेवन स्वॉर्ड पैलेस के उन जिद्दी बूढ़े लोगों को मार गिराना न भूलें जिन्होंने उन 9 स्वॉर्ड्स को बनाया था। जैसे ही शब्द बोले गए छवि हवा में गायब हो गई। झांग यून सोच में डूबी हुई लग रही थी। इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, उसके सामने रखी हुई शुद्ध सफ़ेद लंबी तलवार एक गुनगुनाने जैसी आवाज के साथ कंपन करने लगी। उसने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा का कंपन महसूस किया। जब उसने अपने भीतर की स्वाभाविक राक्षसी ऊर्जा को महसूस किया तो वह अपने जन्मजात दानव सम्राट के हाथ को उजागर करने से खुद को रोक नहीं सका। लौटी हुई ची, जादुई शक्ति, मुरझाई हुई अमर शक्ति, स्थानिक ऊर्जा और दानव सम्राट के हाथ की प्रतिभा अवस्था द्वारा भुजा से जुड़ी प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा, 5 ऊर्जाएं एक साथ प्रवाहित हुईं और उनके सामने मौजूद शुद्ध सफ़ेद लंबी तलवार भी इन 5 ऊर्जाओं से घिरी हुई थी। इसके बाद जुड़ाव की एक मजबूत भावना उत्पन्न हुई। झांग यून ने खुद को रोक नहीं पाया और उसने हाथ बढ़ाकर तलवार की मूठ को पकड़ लिया। भिनभिनाहट हो रही है। जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं ऐसा लगता है मानो एक संबंध स्थापित हो जाता है और एक चकाचौंध भरी रोशनी चमक उठती है। एक पल में झांग यून को ऐसा लगा मानो तलवार उसके हाथ में समा गई हो और उसके शरीर का हिस्सा बन गई हो। हे गुरुदेव, कृपया मुझे एक नाम प्रदान करें। भावहीन विचार प्रकट हुआ। एक नाम। झांग यून अचंभित रह गया और कुछ देर तक सोचता रहा।
उसे तुरंत लेने की बजाय उसने अपने हाथ में मौजूद शुद्ध सफ़ेद लंबी तलवार का अपने दिव्य गुरु की दिव्य दृष्टि से सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। अनाम तलवार श्रेणी पवित्र अवशेष पूर्ण रूप से अनलॉक होने के बाद इसमें परिवर्तन होगा। स्थिति प्रारंभिक अनसीलिंग, इसकी 90% शक्ति अभी भी सीलबंद है। आत्मा महायान अवस्था, अचेतन में शेष बची हुई आत्मा। आत्मा की स्थिति स्वीकृत स्वामी मेजबान। शस्त्र भार वहन क्षमता, ये तलवार दुनिया की हर तरह की ऊर्जा को सहन कर सकती है। इस तलवार से उत्पन्न होने वाली हर प्रकार की ऊर्जा दोगुनी शक्ति उत्पन्न करेगी। सील पूरी तरह टूट जाने पर यह शक्ति और भी बढ़ जाएगी। समलन तलवार में समाहित ऊर्जा को आपस में मिलाकर ऊर्जा के प्रकार के आधार पर विभिन्न स्तरों और क्षमताओं वाली विशेष ऊर्जाओं का निर्माण किया जा सकता है। विवरण इसे 1000 से अधिक प्रकार की उत्तम सामग्रियों से तैयार किया गया है, जिनमें से 90% को सीलबंद किया गया है। मुहर खोलने की विधि वर्तमान महायान अवस्था में कलाकृति की शेष आत्मा को नष्ट करें और मुहर तोड़ने के लिए 100 परिष्कृत अग्नि का उपयोग करके उसे जला दें। पूरी तरह से मुहर खुलने के बाद यह एक दिव्य कलाकृति में परिवर्तित हो जाएगी। इसे सचमुच एक दिव्य कलाकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। झांग युन ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। अब तक उसने जितने भी जादुई कलाकृतियां देखी हैं, उनमें से उसने केवल हेहाई की चुड़ैल अमर छड़ी देखी है, जो कि केवल एक घटक थी। हालांकि चुड़ैल की छड़ी को लेकर झांग युन को थोड़ी परेशानी थी। उसे याद आया कि रूपांतरण की छड़ी वही बन गई थी और अंततः उसे दादी मियाओ ने ले लिया था, लेकिन वह उसे दादी मियाओ के भंडारण वलय या स्थानिक कलाकृतियों में नहीं ढूंढ सका। एल्डर मो के पास भी यह नहीं था। उस समय अशांत क्षेत्र में प्रकट हुए 4 नवोदित आत्मा अवस्था के साधकों में संप्रदाय प्रमुख जिंगलोंग और अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी शामिल थे। यदि वह गलत नहीं थे तो अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी प्रकाश गठबंधन से होने चाहिए थे। जिंगलोंग संप्रदाय के नेता की मृत्यु 6 मियाओ दादियों के आत्मा विनाश के कारण हो चुकी है। यदि दूसरी ओर चुड़ैल अमर छड़ी है तो स्थिति थोड़ी विकट हो जाएगी। एक खगोलीय कलाकृति के घटक के रूप में इसके आत्मा विनाश से नष्ट होने की संभावना कम है। असली डर यह है कि कोई इसे खोज ले और सबसे पहले इसे ले जाए। बेशक ये भी संभव है कि यह उस अधेड़ उम्र के ताओवादी पुजारी के हाथों में था, या शायद दादी मियाओ, एल्डर मो या संप्रदाय के नेता जिंगलोंग में से किसी एक के हाथों में था, लेकिन वे इसे अपने साथ नहीं ले गए। संक्षेप में कहें तो उसे अभी भी अशांत क्षेत्र में जाना होगा। अपना सिर हिलाते हुए झांग युन की निगाहें एक बार फिर अपने हाथ में मौजूद शुद्ध सफ़ेद लंबी तलवार पर टिक गईं। उसने अपना हाथ उठाया और उसे हल्के से हिलाया। ब्रश अटारी के अंदर की हवा एक लंबी लकीर में कट गई थी। इस स्पष्ट निशान को देखकर झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। ये तो अविश्वसनीय रूप से तेज है। इससे पहले उसने जितनी भी तलवारें इस्तेमाल की थीं, उनमें सबसे बेहतरीन तलवार उन्मादी रात्रि तलवार थी, जो एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक हथियार थी। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण स्विंग थी, लेकिन आप महसूस कर सकते थे कि तीक्ष्णता के मामले में दोनों एक ही स्तर पर भी नहीं थे। स्विश 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 झांग युन ने बार बार अपनी तलवार घुमाने का प्रयास किया। अपनी आधी से भी कम शक्ति के साथ इसने पूरी अटारी के अंदर की हवा को टुकड़ों में काट दिया, जिससे तेज हवा के कारण अटारी के अंदर की दीवारों पर तलवार के बारीक निशान बन गए। ये काफी नहीं था। कुछ सोचते हुए उसने तुरंत अमर खजाना मंडप से 2 मीटर से अधिक लंबा एक काला लोहे का खंभा बाहर निकाला। यह एक प्रशिक्षण लोहे का स्तंभ था, जिसे दक्षिणी खजाना मंडप ने अपने भंडार से प्राप्त कर अमर खजाना मंडप की 20वीं मंजिल पर स्थित प्रशिक्षण कक्ष में स्थापित किया था। इससे पहले इसका उपयोग दक्षिणी खजाना मंडप द्वारा कुछ आध्यात्मिक हथियारों, तलवारों और ब्लेडों की तीक्ष्णता का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। इस पर अब भी अंगूठे के आकार का तलवार का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह उन्मादी रात्रि तलवार के साथ पिछले अभ्यास सत्र के दौरान पीछे छूट गया था। इस समय झांग युन ने अपनी शुद्ध सफ़ेद लंबी तलवार चलाई और ऊपर की ओर वार किया। ऐसा लगा मानो उसने किसी रुई के गोले पर प्रहार किया हो। मार्शल आर्ट का लौह स्तंभ 2 भागों में टूट गया। टकराना जब लोहे के खंभे के टूटने और जमीन पर गिरने की तेज आवाज उसके कानों में गूंजी, तभी झांग युन ने कोई प्रतिक्रिया दी। यह टूटे हुए लोहे के खंभे को देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये टूट गया है। उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों को गढ़ने में सक्षम काले परिष्कृत लोहे से बना यह मार्शल आर्ट का लौह स्तंभ यूं ही टूट गया। बकवास। झांग युन ने गाली देने से खुद को नहीं रोका। आपको ये पता होना चाहिए कि उसने पहले भी इस लोहे के स्तंभ का परीक्षण किया था, और यहाँ तक कि शून्य शोधन स्तर का साधक भी अपने पूर्ण बल के हमले से इसे तोड़ नहीं पाएगा। एक ही तलवार के वार से वह 2 टुकड़ों में टूट गया। उस ब्लेड की धार तो बेहद डरावनी है। झांग युन ने अपने हाथ में मौजूद शुद्ध सफ़ेद लंबी तलवार को देखा और आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाया। तुलना में उन्मादी रात्रि तलवार व्यवहारिक रूप से कबाड़ धातु से कोई अलग नहीं है। ऊर्जा जोड़ने का प्रयास करें। तलवार की तीक्ष्णता के बारे में पता चलते ही झांग युन ने तुरंत अपनी ऊर्जा एकत्रित कर ली। लौटी हुई ऊर्जा से शुरुआत करते हुए इसे तलवार के हल्के प्रहार से भरने का प्रयास करें।
हालांकि तलवार का यह प्रतीतता सौम्य प्रहार सीधे तलवार की ऊर्जा की एक लहर को जन्म देता है। बूम! झांग यून के प्रतिक्रिया करने से पहले ही पूरा मंडप हिल गया और तलवार की ऊर्जा तरंग ने दीवार को चीर दिया, जो दीवार के पार आगे बढ़ती चली गई। बूम बूम बूम! यह इमारत अटारी के पास कई इमारतों में एक बड़ा चीरा लगाती हुई भूमिगत परिसर के सबसे बाहरी किनारे पर जा गिरी, जिससे पूरा परिसर कांप उठा। भूकंप के झटके से बटरफ्लाई पैलेस के कई साधक, जो क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण कर रहे थे, लगभग अपने हाथ में पकड़ी हुई आध्यात्मिक सामग्री को गिराने ही वाले थे। क्या क्या हो रहा है? अटारी के पास घट रहे दृश्य को देखने वाले सभी लोग अचंभित रह गए। स्टॉप अध्याय 458 स्वयं निर्मित युद्ध तकनीक स्थानिक / वूश वूश! लियांग चेंग, बाई शियाओ और मू फोंग तुरंत मंडप के पास पहुंचे और अनिश्चितता से पूछा, महोदय, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। अटारी के अंदर झांग यून को होश आया और उसने शांत भाव से कहा, आप लोग बाद में इस जगह का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। अपना काम खत्म करने के बाद वह सीधे डेव पैलेस मुख्यालय के भूमिगत परिसर से बाहर उड़ गया। लियांग चेंग और अन्य लोग आश्चर्य से देखते रहे। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने अचानक कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया और फिर चले गए। क्या इस कमीने को लगता है कि हमने पहले ही पुनर्निर्माण का काम काफी नहीं कर लिया है? झांग यून को जाते हुए देखकर मू फोंग अनजाने में बड़बड़ाते हुए गाली देने से खुद को रोक नहीं पाए। झांग यून का पहले का रवैया उसे बहुत दुखी कर चुका था। उसे पूरा यकीन था कि झांग यून उसकी मंशा को समझ गया था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया। इससे वह एक बदसूरत इंसान की तरह दिखने लगी, जो पोज दे रही थी और खुद को संवार रही थी। उसके बारे में सोचते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। तितली महल की सबसे खूबसूरत महिला होने के नाते वह महल में वासना का केंद्र थी। लेकिन झांग यून, जो खुद को पेश कर रही थी, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। मू फोंग ने पहले कभी इस तरह के अपमान का सामना नहीं किया था। आप लोग क्या देख रहे हैं? इमारत की मरम्मत का काम फिर से शुरू कीजिए। लियांग चेंग और बाई जियाओ को अपनी ओर देखते हुए म्यू फैंग ने तुरंत गुस्से में कहा। लियांग और चेंग ने आंखें घुमाईं, क्योंकि वे जानते थे कि वह गुस्से में है, और समझदारी से वहां से चले जाने का फैसला किया। मू फोंग ने नाक सिकुड़ी और जाने के लिए मुड़ गई। बटरफ्लाई पैलेस परिसर से बाहर निकलने के बाद झांग यून ने उनके विचारों को नजरअंदाज कर दिया और ऊपर के सुनसान मैदानों की ओर उड़ गया, जहां वह अपेक्षाकृत खुले क्षेत्र में उतरा। तभी उसने तलवार से प्रयास जारी रखा। लौटती हुई ऊर्जा ने उसे चौंका दिया। अगर यह मिडनाइट स्वॉर्ड होती तो इस तरह के हल्के तलवार के वार से शायद ही अभी जैसी तलवार की आभा तरंग उत्पन्न होती, या हवा में थोड़ा लंबा तलवार का निशान भी नहीं बनता। हालांकि इस अनाम तलवार ने सीधे तौर पर तलवार ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर उत्पन्न की। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा उनका अनुमान था कि भूमिगत बटरफ्लाई पैलेस परिसर का अधिकांश भाग नष्ट हो गया होता। अब जबकि हम इस खुले बंजर इलाके में हैं, तो विनाश के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। झांग यून ने अपनी लंबी तलवार को बेतहाशा लहराना शुरू कर दिया। स्विश स्विश स्विश! तलवार के एक सहज झटके से तलवार की ऊर्जा की एक लहर हवा में फैल गई। सामान्यतः इसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अब इस अनाम तलवार को चलाते हुए केवल एक साधारण प्रहार से ही कुछ ऊर्जा निकल गई। ऊर्जा वापसी की विधि को आजमाने के बाद चलिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों को आजमाते हैं। झांग यून ने राहत की सांस ली और समुद्री चुड़ैल की शक्ति को आजमाने लगी। धमाका! अपनी तलवार को सहजता से घुमाते हुए उसने एक तलवार की किरण छोड़ी जो समुद्र की तरह बहती हुई प्रतीत हुई। थोड़ी सी ताकत लगाने पर तलवार की ऊर्जा की एक लहर फैल गई। मैंने बंजर भूमि से होकर रास्ता बनाने की कोशिश की। बूम! तलवार के एक साधारण प्रहार से बंजर भूमि में दसियों मीटर लंबी एक खाई कट गई और उसके भीतर बची हुई समुद्री जादू की शक्ति पानी में परिवर्तित हो गई, जिससे तुरंत एक धारा बन गई। ये तो बहुत ही शानदार है। झांग यून इसका इस्तेमाल करते करते और भी उत्साहित होता चला गया। इस क्षण उसे आखिरकार समझ आया कि एक अच्छे हथियार का असली मतलब क्या होता है। वह पहले किन चीज़ों का इस्तेमाल करता था? क्लाउड स्वॉर्ड, मिडनाइट स्वॉर्ड। उन्हें लगा कि इन तलवारों को कूड़ेदान में फेंका जा सकता है। यही असली तलवार है। स्थानिक ऊर्जा का प्रयास करें। झांग यून ने सांस छोड़ी और तलवार में चांदी की स्थानिक ऊर्जा की एक परत समाहित कर दी। तलवार का वार किया गया। सिसल! बंजर भूमि के शून्य में अचानक एक संकीर्ण स्थानिक दरार खुल गई। बकवास! झांग यून को गहरा सदमा लगा। एक सहज तलवार के वार से उसने शून्य को चीर दिया। मैंने तलवार से कुछ और वार करने की कोशिश की। तलवार के प्रत्येक प्रहार ने बंजर भूमि में एक स्थानिक दरार पैदा कर दी। भविष्य में हमें स्थानिक विखंडन की आवश्यकता क्यों होगी? झांग यून मुस्कुराया। अंतरिक्ष में चीर-फाड़ करने के लिए उसे अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब जब उसके पास ये तलवार है तो वह अब से एक ही वार में सब कुछ खत्म कर सकता है। रुको, ये स्थानिक ऊर्जा शून्य को चीर सकती है।
अगर यह अन्य ऊर्जाओं के साथ मिल जाए तो क्या होगा? झांग यून को अचानक एक विचार आया। उस बूढ़े व्यक्ति के अनुसार इस तलवार की सबसे बड़ी ताकत इसके संलग्न में निहित है। जैसे ही आपको इसका ख्याल आए तुरंत कर लें। साथ ही ये वापसी ऊर्जा और स्थानिक ऊर्जा को मुक्त करता है, जिससे एक अज्ञात समलन तकनीक का खुलासा होता है। धमाका, बिजली की गड़गड़ाहट जैसी धीमी आवाज के साथ उसके हाथ में मौजूद तलवार कांप उठी और चमकदार चांदी सुनहरे रंग की ऊर्जा की एक परत तेजी से बाहर निकली। झांग यून ने अमर नेत्र तकनीक को सक्रिय किया और पूरे क्षेत्र की निगरानी की। स्थानिक प्रतिफल QI विवरण: स्थानिक ऊर्जा और परावर्तित ऊर्जा के सम्मिलन से निर्मित एक विशेष ऊर्जा जो अंतरिक्ष को भेदने में सक्षम है और आत्मा के लिए अत्यंत विनाशकारी है। ... इतना ही। झांग यून ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसमें कुछ खास बात है। उसने तलवार से एक ही वार करने की कोशिश की। चांदी सुनहरे रंग की ऊर्जा ने तुरंत एक तलवारनुमा किरण का रूप धारण कर लिया, जो सीधे अपने सामने के शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। और फिर तलवार की धार कहाँ है? 2 सेकंड इंतजार करने के बाद और अपने सामने कोई हलचल न देखकर झांग यून अचंभित रह गया। रुको, क्या यह अनंत शून्य में विलीन हो गया? लेकिन जल्द ही उन्हें एक बात का एहसास हुआ। ब्रश! अचानक सामने से एक तेज तलवार निकली। झांग यून का चेहरा सख्त हो गया और उसने पलक झपकते ही उसे चकमा दे दिया। बूम! जैसे ही वह चकमा देने में कामयाब हुआ, लगभग उसी समय एक चांदी सोने की तलवार की किरण जमीन पर गिरी, जिससे सीधे कई दसियों मीटर लंबा तलवार का निशान बन गया। झांग यून, जिसका चेहरा आमतौर पर ठंडा और सख्त रहता था, इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गया, क्योंकि उस तलवार की रोशनी की ऊर्जा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि यह उसी तलवार के प्रहार से उत्पन्न हुई थी जो उसने अभी अभी किया था। तुम उस पर हमला क्यों करोगे? तलवार की रोशनी जिस दिशा से आई थी, उस तिरछी दिशा में ऊपर देखते हुए उसने अपने पिछले प्रयासों से बना एक स्थानिक दरार देखा। उस दरार पर तलवार की रोशनी के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, और वह जिस दिशा में था, ठीक वही जगह थी जहां वह अभी अभी था। रुको, क्या होगा अगर इस तलवार की रोशनी अनंत शून्य को चीरते हुए यहां से बाहर निकले? अचानक कुछ महसूस करते हुए झांग यून की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक बार फिर स्थानिक ऊर्जा और परावर्तित ऊर्जा को मिलाकर तलवार की किरण छोड़ी। लेकिन इस बार जैसे ही तलवार की रोशनी ने एक स्थानिक दरार को चीरते हुए खोला, वह उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, बाहर गायब हो चुकी तलवार की रोशनी अनंत शून्य में फिर से प्रकट हो गई। इस समय तलवार की रोशनी आगे बढ़ रही थी और आगे कई दरारें थीं, जो स्पष्ट रूप से स्थानिक दरारें थीं जिन्हें उसने पहले बंजर भूमि में छोड़ा था और जो अभी तक अपने आप ठीक नहीं हुई थीं। अनंत शून्य में तलवार की रोशनी प्रकट हुई और अनंत शून्य को भरने वाले स्थानिक उतार चढ़ाव के कारण तुरंत ही पास की एक दरार में धकेल दी गई। झांग यून तुरंत उनके पीछे पीछे गया। बूम! जैसे ही वह दरार से बाहर निकला, उसने देखा कि तलवार की धार बंजर भूमि पर गिरी और एक गहरी खाई बना दी। जिस जगह पर तलवार से वार किया गया था, वहां से दरार 10 मीटर से भी कम दूरी पर है। वह तुरंत उत्साहित हो गया। इसे तुरंत आजमाएं। जब भी स्थानिक वापसी ऊर्जा का उपयोग करके तलवार की किरण छोड़ी जाती है, तो यह निर्मित स्थानिक दरार के माध्यम से अनंत शून्य में प्रवेश करती है और फिर निकटतम स्थानिक दरार से बाहर निकलती है। कुछ प्रयासों और गलतियों के बाद झांग यून ने जल्दी ही इस विधि में महारत हासिल कर ली। ब्रश! जैसे ही उसने तलवार के एक और प्रहार को देखा, तलवार की रोशनी ठीक वैसे ही जैसे उसने योजना बनाई थी, निकटतम स्थानिक दरार से निकली और बंजर भूमि पर जा गिरी। झांग यून अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। ऐसा लगता है कि उनके प्रयोगों ने उन्हें एक नए युद्ध कौशल की खोज की ओर अग्रसर किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये युद्ध कौशल। ये थोड़ा अपरंपरागत है, क्योंकि तलवार की रोशनी सीधे अनंत शून्य में प्रवेश करती है, इसलिए दिव्य चेतना वाले साधक भी उसके द्वारा छोड़ी गई तलवार की रोशनी के प्रक्षेप पथ को नहीं समझ सकते। इस तरह जब तक तलवार की रोशनी के उतरने के बिंदु को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है, तब तक ये तलवार की चाल प्रतिद्वंद्वी को इसके खिलाफ बचाव करने में असमर्थ बना देगी। अद्भुत कौशल! झांग यून उत्साहित हो गई और उसने तुरंत उन 10 रेगिस्तानी दानव रानियों को बुलाया जो अभी भी तितली महल के मुख्यालय में थीं। उसने रेगिस्तान की दानव रानियों में से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे लड़ो, पूरी ताकत से लड़ो। रेगिस्तान की रानी ने सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के हमला कर दिया। झांग यून का जंगल में उससे सीधा टकराव हुआ और कई बार हुई झड़पों के बाद उसे जल्दी ही एक अवसर मिल गया। स्थानिक प्रतिगमन ऊर्जा की एक तलवारनुमा किरण शून्य में जा टकराए। पफ! अगले ही पल बगल में मौजूद एक स्थानिक दरार से तलवार की एक किरण निकली। रेगिस्तान की दानव रानी को बस एक झलक देखने का ही समय मिला था कि उसका कोमल शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये बिल्कुल भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। ये देखकर झांग यून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। समनिंग प्लेटफॉर्म द्वारा बुलाए गए जीव बेजान कठपुतलियां नहीं हैं। यद्यपि वे नियंत्रित होते हैं, फिर भी उनमें लड़ने की मूल प्रवृत्ति बरकरार रहती है।
रेगिस्तान की दानव रानी इस तलवार की रोशनी से अपना बचाव करने में पूरी तरह असमर्थ थी। हमें इस कदम को एक नाम देने की जरूरत है। झांग युन ने अपनी ठोड़ी को छुआ। हालांकि इसे इस लंबी तलवार का उपयोग करके बनाया गया था, फिर भी इसे उनकी स्वयं निर्मित युद्ध तकनीक माना जा सकता है। चूंकि यह मुख्य रूप से स्थानिक ऊर्जा और वापसी ऊर्जा का उपयोग करता है, इसलिए इसे स्थानिक वापसी स्लैश कहा जाता है। अच्छा नहीं है। इस बारे में सोचते ही झांग युन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। अंतरिक्ष संभव है, लेकिन इसे वापसी कहना वास्तव में आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि अन्य ऊर्जाओं को संयोजित करने से भी काम चल सकता है ना? जैसे ही आपको इसका ख्याल आए, तुरंत कर लें। झांग युन ने तुरंत ही स्थानिक ऊर्जा को समुद्री चुड़ैल की शक्ति के साथ मिला दिया। धमाका! तलवार पर तुरंत ही चांदी नीले रंग की ऊर्जा की एक परत प्रकट हो गई। अंतरिक्ष सागर चुड़ैल शक्ति विवरण: स्थानिक ऊर्जा और समुद्री जादू की शक्ति के सम्मिलन से निर्मित एक विशेष ऊर्जा, जो अंतरिक्ष को भेदने और ऊर्जा को मूर्त समुद्री जल में परिवर्तित करने में सक्षम है। मैंने इसे अमर नेत्र तकनीक से स्कैन किया, और ठीक वैसे ही जैसे जब मैंने लौटती हुई ची के साथ विलय किया था, तो मिश्रित ऊर्जा में दो मूल ऊर्जाओं की विशेषताएं थीं। उसने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और वार किया। जैसा कि उम्मीद थी, उत्सर्जित तलवार की रोशनी भी अनंत शून्य में प्रवेश कर गई और पास के एक स्थानिक दरार से बाहर निकलकर प्रहार करने लगी। मैंने मुरझाई हुई ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। तलवार की रोशनी की शक्ति और प्रभाव ऊर्जा स्तर के आधार पर अलग अलग होंगे, लेकिन प्रक्रिया समान है। मैं तुम्हें स्पेशल स्लैश कहूंगा। अंततः झांग युन ने इस नाम को चुना। ये गतिविधि स्थानिक ऊर्जा पर निर्भर करती है, इसलिए इसे अंतरिक्ष नाम देना काफी तर्कसंगत है। हल्की सी मुस्कान के साथ झांग युन ने अपने सामने बंजर भूमि में मौजूद 9 रेगिस्तानी दानव रानियों को देखा और उनमें से एक को आगे बुलाकर कोशिश करने ही वाला था। लेकिन फिर कुछ याद आने पर उसने तुरंत उस रेगिस्तानी रानी की ओर देखा जिसे उसने अभी अभी 2 टुकड़ों में काट दिया था। उन्होंने पाया कि दूसरा पक्ष पहले ही ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका था। बकवास! झांग युन के होंठ फड़क उठे। अपनी खुद की युद्ध तकनीक बनाने के उत्साह में वे इतने चूर हो गए कि वे रेगिस्तान की रानी के दिल के बारे में पूरी तरह से भूल गए। ये रेगिस्तानी दानव रानी का सम्मिलन चरण का हृदय है। झांग युन को ऐसा लगा जैसे किसी तलवार ने उसके दिल को छेद दिया हो। दर्द असहनीय था। जल्दी करो, इन सबको दिल में बदल दो। उन्होंने दोबारा इन रेगिस्तानी राक्षसी रानियों पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं की और सीधे उन्हें रूपांतरित कर दिया। जल्द ही 9 दिल दिखाई दिए, जिन्हें झांग युन ने सावधानीपूर्वक एक विशेष डिब्बे में रख दिया। सम्मिलन अवस्था के दौरान रेगिस्तानी दानव रानी का हृदय, यह उसके भविष्य में एकीकरण चरण तक पहुंचने में उपयोगी होगा। उसने विशेष रूप से एक अपने लिए आरक्षित रखा था, शून्य शोधन चरण के लिए। लेकिन अब जब इससे बेहतर कुछ मिल गया है, तो वह इसे शीर्ष अमर संप्रदाय के शिष्यों के लिए छोड़ सकता है। जहां तक एकीकरण चरण में उपस्थित लोगों की बात है, उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वयं और उनके शिष्यों के भरोसे छोड़ दिया गया था। उसने बड़ी सावधानी से अपने दिल को एक तरफ रख दिया और अपनी निगाहें अपने हाथ में पकड़ी तलवार पर टिका दीं। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी उसने तलवार का नाम नहीं रखा है। स्टॉप्ड। अध्याय 459 पर्वतीय सीमा, सभी पक्षों का आगमन। क्या मैं तुम्हें सर्वउद्देशीय लंबी तलवार कहूं? झांग युन ने कम से कम 2 मीटर लंबी शुद्ध सफेद तलवार को देखा और अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। आखिरकार, ये हर तरह की ऊर्जा को समाहित कर सकता है। ये बहुमुखी और उपयुक्त है। ये थोड़ा भद्दा लगता है। झांग युन ने एक पल सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। यदि यह नाम चुना जाता है और जिस बूढ़े व्यक्ति ने यह तलवार बनाई थी वह फिर से जीवित हो जाता है, तो संभवतः वह उसे मारना चाहेगा। आखिरकार, यह एक ऐसी तलवार है जिसे किसी व्यक्ति के जीवन भर के परिश्रम से गढ़ा गया है, इसलिए हमें एक अधिक परिष्कृत नाम सोचने की जरूरत है। इसे फ्यूजन स्वॉर्ड क्यों न कहा जाए? यह उतना परिष्कृत नहीं लगता। अजय अमर तलवार, ये थोड़ा भद्दा लग रहा है। हजारों तलवारें, ये ठीक लग रहा है। खैर, फिर भी थोड़ा अजीब है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। झांग युन एक पल में जंगल में भटकता और अगले ही पल अनंत शून्य में खो जाता, अपना सिर खुजाता और नामों को सोचने के लिए अपना दिमाग खपाता रहता। लेकिन 15 मिनट बीत गए और नाम का फैसला नहीं हो पाया। उसने अपना सिर खुजाया, वह पागल हो रहा था। नाम सोचने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? ठीक है, वह मानता है, चीजों का नामकरण करने में वह बहुत बुरा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान अमर तलवार ही कहूंगा। अपना सिर हिलाने के बाद झांग युन ने अपने हाथ में मौजूद शुद्ध सफेद लंबी तलवार को देखा और उसका नाम तय किया। सामने वाली लंबी तलवार बहुत ही साधारण थी। ये अमर तलवार कहीं अधिक उच्च श्रेणी की और परिष्कृत लगती है। जी हाँ, तलवार और परी की सर्वशक्तिमान किंवदंती। अच्छा, ये बात है। झांग युन ने सिर हिलाया। इस तलवार को बनाने वाले व्यक्ति का नाम ही उन्हें संतुष्ट कर देगा। अब से तुम मेरे मुख्य हथियार होगे और मैं तुम्हारा बुद्धिमानी से उपयोग करूंगा। झांग युन ने हाथ बढ़ाकर तलवार को धीरे से सहलाया।
तलवार से एक गुनगुनाने जैसी आवाज निकली जो स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया का संकेत दे रही थी। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सर्वशक्तिशाली अमर तलवार को एक तरफ रख दिया। ये तलवार पर्पल मून रॉयल सिटी के खजाने से मिली सबसे बड़ी खोज है। अचानक कुछ महसूस करते हुए झांग युन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने दूर स्थित पर्वतीय सीमा की ओर देखा। लगता है हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाता हूँ। लिंग्यान नामक शहर के बाहर एक पहाड़ पर स्थित पर्वतीय सीमा। पफ। झांग युन ने मुंह से खून थूका और एक चट्टान के सहारे लेट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी निगाहें ठंडेपन से हवा में मौजूद उन कई आकृतियों पर घूमी जिनसे नवजात आत्मा की आभा निकल रही थी। केवल शून्य शोधन स्तर का साधक, फिर भी दिव्य चेतना से युक्त, जिसकी युद्ध शक्ति नवजात आत्मा स्तर के साधक के तुलनीय है। चांदी का मुखौटा पहने लंबे बालों वाले पुरुषों में से एक ने उदासीनता से कहा, पूरे मध्य क्षेत्र में शायद ही आपको आपके बराबर के लोग मिलेंगे। झांग युन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप शिकार सूची में 22वें स्थान पर हैं। हालांकि उसके मुखौटे के पीछे छिपी आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं। आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन तय है। अपनी कलाई को झटकते ही उसने एक विशाल हस्तचिन्ह छोड़ दिया। बूम! चट्टानें चकनाचूर हो गईं। झांग युन पहले ही तेजी से एक तरफ हट चुका था। दिव्य चेतना चुड़ैलों का सागर। उसके भीतर समुद्री जादू की शक्ति का एक तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिससे समुद्र के पानी का एक विशाल विस्तार बन गया जो उसके चारों ओर फैलने ही वाला था। लेकिन इसके फैलने के आधे रास्ते में ही उसका शरीर अचानक कांप उठा और उसने अपना मुंह खोलकर खून थूक दिया। नवगठित जादुई समुद्री जल पूरी तरह से गायब हो गया। आपके डोमेन में अभी अभी सेंध लगी है और आप इसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चांदी का मुखौटा पहने लंबे बालों वाले व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा, झांग युन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम काफी भारी नहीं हो? बकवास बंद करो और उसे नीचे गिराओ। चांदी के मुखौटे पहने लंबे बालों वाले व्यक्ति के बगल में खड़ा एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी बोला, अगर यह और देर तक चलता रहा तो वे शक्तिशाली लोग शायद जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। चांदी का मुखौटा पहने लंबे बालों वाले व्यक्ति ने आंखें सिकुड़कर चारों ओर देखा, फिर तुरंत झांग युन की ओर देखते हुए कहा, जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ सबसे ज्यादा हवा झेलता है। झांग युन, तुम्हें मारने के लिए मुझे दोष मत देना, खुद को दोष देना, क्योंकि तुम बहुत लोकप्रिय थे। आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर पर एक विशाल चांदी का भेड़िया का सिर प्रकट हुआ, जिसका खून जैसा लाल मुंह चौड़ा खुला हुआ था और वह झांग युन पर झपटा। उंगलियों को पूरी तरह से सूखा रखने का बेहतरीन तरीका। झांग युन की आंखों में एक धूसर सुनहरी चमक दिखाई दी और मुरझाई हुई अमर शक्ति के सैकड़ों अंश उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली में एकत्रित हो गए, जिसे उसने फिर इंगित किया। बूम! उस मुरझाए हुए अमर प्राणी की शक्ति में समाहित विशाल मात्रा में मुरझाई हुई ऊर्जा ने सीधे उस ऊर्जा से बने चांदी के भेड़िए के सिर को चकनाचूर कर दिया। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले खुद मर जाओ। झांग युन के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके पूरे शरीर से धूसर सुनहरे रंग की अमर ऊर्जा की धाराएं निकल रही थीं, मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो और वे आकाश में प्रकट हो गए हों। चांदी का मुखौटा पहने लंबे बालों वाले व्यक्ति और कई अन्य नवजात आत्मा अवस्था के साधकों ने खतरे को भांपते हुए अपने भाव बदल दिए और तुरंत छिप गए। इस समूह से कुछ ही दूरी पर स्थित लिंग्यान शहर में कई लोगों ने इस दृश्य को देखकर अपनी भौहें चढ़ा लीं। इस बच्चे के पास वाकई कोई तुरुप का पत्ता है। शहर के एक रेस्तरां की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित एक निजी कमरे में सफ़ेद नकाब पहने और सफ़ेद पुतलियों वाले एक व्यक्ति ने दूर से इस दृश्य को देखा। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। उसके बगल में रेशमी वस्त्रों से सजे एक नकाबपोश व्यक्ति ने अनजाने में कहा, लॉर्ड बाइटोन, क्या हम कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं? कोई जल्दी नहीं। सफ़ेद नकाबपोश आदमी ने चारों ओर नज़र घुमाए और शांत स्वर में कहा, यहाँ काफ़ी लोग छिपे हुए हैं। अगर हमने अभी कोई हरकत की तो हम सबके निशाने पर आ जाएंगे। ये कब होगा? नीले रंग का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति कुछ चिंतित था। सफ़ेद मुखौटा पहने उस आदमी ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, ओरियोल के पीछे छिपने वाली मैंटिस बनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। नीले रंग का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। रेस्टोरेंट के नीचे वाली सड़क पर एक गर्मागर्म खाने के स्टॉल पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उदासीन भाव से चम्मच से वॉन्टन का एक कटोरा खा रहा था। उसकी निगाहें लापरवाही से रेस्तरां और अगली गली में स्थित एक शानदार मंडप पर घूम रही थीं। और इस भव्य मंडप की तीसरी मंजिल पर एक आलीशान कमरे में जादूगर का चोला पहने और हाथ में छड़ी लिए एक गंजा बूढ़ा आदमी खिड़की के पास खड़ा था। आंखें सिकुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, इस बार तो कई जाने पहचाने चेहरे आए हैं। उनकी धुंधली बूढ़ी आंखों ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित रेस्तरां, खाने के स्टॉल और एक जर्जर टाइल की छत वाले घर का जायजा लिया। शहर के बाहरी इलाके में चिमनियों के बगल में जर्जर टाइल की छतों वाले मकान। इस तरह की ताकत के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस निकम्मे कून लॉन को मार गिराने में सक्षम था।
खून जैसे लाल रंग के चोगे में लिपटा एक छोटा आदमी पास ही बैठा था, जो दूर से झांग यून को घूर रहा था, जो अपनी क्षीण अमर शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, और फिर बोला। उसके बगल वाली चिमनी से एक चमकीले हरे रंग का सांप का सिर निकला और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। इस बच्चे की ताकत समस्या नहीं है, परेशानी तो ये लोग हैं जो इसके चारों ओर जमा हो गए हैं और सभी भीड़ कहलाने की उम्मीद कर रहे हैं। ये सुनकर खून जैसे लाल रंग का चोला पहने उस व्यक्ति ने शहर के भीतर कई स्थानों पर नजर डाली और शांत भाव से कहा, तुम अपनी चाल कब चलोगे? थोड़ा और इंतजार करते हैं। सांप के सिर और हीरे के आकार की पुतलियों ने दूर खड़े झांग यून पर एक नजर डाली। ये लड़का स्पेस पवेलियन के उस उच्च पदस्थ उत्तराधिकारी को स्पेस अमर लोक में स्थान के बदले राजी कर सकता है। इसके पास जरूर कोई तरकीब होगी। खून जैसे लाल रंग का चोला पहने वह व्यक्ति चुप रहा। धमाका। हालांकि उसी क्षण हवा का एक अचानक झोंका पूरे लिंग्यान शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में फैल गया। एक भयावह दमनकारी वातावरण तुरंत नीचे की ओर फैल गया। लिंग्यान शहर के अंदर रेस्तरां में सफेद नकाबपोश आदमी, खाने के स्टॉल पर उदासीन अधेड़ उम्र का आदमी, अटारी में छड़ी लिए गंजा बूढ़ा आदमी, चिमनी के पास अपनी बातचीत खत्म कर चुके खून से सना हुआ वस्त्रधारी आदमी और पन्ना हरे रंग के सांप के सिर वाला व्यक्ति, और चारों ओर जमा हुए कई किसान। उसी क्षण उन सभी ने अपने सिर ऊपर उठाए। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं जब उन्होंने कुंग जेंग को देखा। सुनहरे लाल रंग के बूट पहने, एक पैर के नीचे भव्य वस्त्र धारण किए, गरिमा में चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके पीछे चार आश्चर्यजनक आकृतियां चल रही थीं। जैसे ही वे पांचों लोग प्रकट हुए, पूरा इलाका घुटन भरा हो गया। क्या सर्वोत्तम नगर का नगर स्वामी? हे भगवान, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं यहाँ क्यों आएगा? ये झांग यून के लिए ही होगा। ... हवा में लटके उस गरिमापूर्ण दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर चारों ओर से विस्मयबोध की आवाजें उठने लगीं। यहाँ तक कि सफेद नकाबपोश आदमी, उदासीन अधेड़ उम्र का आदमी, छड़ी लिए गंजा बूढ़ा आदमी, खून जैसे लाल रंग का चोला पहने आदमी और हरे सांप के सिर वाला आदमी भी आश्चर्यचकित दिख रहे थे। झांग यून के लिए परम नगरी के नगर स्वामी और चारों प्रमुख वंशों के स्वामी स्वयं उपस्थित हुए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पेस पवेलियन का उत्तराधिकारी इन लोगों को एक साथ आने के लिए कैसे आमंत्रित कर सकता है? शहर के सबसे कुशल कार्यालय में चल रहे मामलों के लिए यदि आपकी रुचि नहीं है तो कृपया तुरंत चले जाएं। इससे पहले कि वे आगे कुछ सोच पाते, शानदार वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे खड़े चमगादड़ के पंखों वाले एक व्यक्ति ने अपने नुकीले दांतों से भरा मुंह दिखाया और एक विशेष ध्वनि तरंग उत्सर्जित की। हर किसान चौंक गया, क्योंकि उन्होंने वह निर्विवाद आवाज स्पष्ट रूप से सुनी थी। अच्छा नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। लिंग्यान शहर के बाहर चांदी का मुखौटा पहने, लंबे बालों वाला व्यक्ति और नवजात आत्मा अवस्था के कई अन्य साधक सभी आतंक से भर गए और घबराकर दूर भाग गए। सिर्फ इसलिए कि झांग यून, जिसका पूरा शरीर धूसर सुनहरे रंग की मुरझाई हुई अमर शक्ति से घिरा हुआ था, तेजी से मांस के गोले में बदल गया था। कमीने, शानदार वस्त्र पहने, हवा में उड़ते हुए गरिमापूर्ण दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा परम नगर के स्वामी को देखते ही बदल गया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, वहीं रुक जाओ। एक हाथ तेजी से सैकड़ों मीटर लंबे एक विशाल हाथ में बदल गया, जो दूर से फैलते हुए झांग यून को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूम! वहां मौजूद सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच झांग यून का पूरा शरीर फट गया। ... स्टॉप्ड। अध्याय 460 योजना विफल रही। धूसर सुनहरा, गहरा नीला, सुनहरा, चांदी, ऊर्जा के विभिन्न रंगों ने मिलकर एक भयानक और विनाशकारी ऊर्जा तरंग का निर्माण किया जो बाहर की ओर फैल गई। शहर के स्वामी का सैकड़ों मीटर लंबा विशाल हाथ जबरदस्ती ऊपर की ओर हिलाया गया। नहीं, चांदी का मुखौटा पहने, लंबे बालों वाला वह व्यक्ति और नवजात आत्मा अवस्था के कई अन्य साधक जो दूर भागने में असमर्थ थे, भय से चीखने लगे, लेकिन अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वे विनाशकारी ऊर्जा की व्यापक लहर से बच नहीं सके। वह पल भर में ही समा गया। लेकिन जैसे ही यह भयानक आत्मा विनाशकारी ऊर्जा पूरी तरह से विस्फोट करने वाली थी, परम नगर के नगर स्वामी द्वारा सैकड़ों मीटर पीछे धकेला गया विशाल हाथ अपने दूसरे हाथ के साथ वापस आ गया, जिसने उस क्षण एक विशाल हाथ का रूप ले लिया था। ऊर्जा को एक साथ संकुचित करते हुए एक हाथ बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। दर्शकों में मौजूद कई लोगों की भयभीत निगाहों के बीच आत्मा विनाश से उत्पन्न भयानक ऊर्जा को जबरन एक गेंद में संकुचित कर दिया गया और अंत में दो विशाल हाथों द्वारा पूरी तरह से ढक दिया गया। स्नैप! एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ कई सौ मीटर लंबे दो विशालकाय हाथ हवा में ही बंद हो गए। इसके अंदर कुछ लिपटा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। धत्तेरी की! लेकिन अल्टीमेट सिटी के नगर स्वामी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, चलो चलें। उसके पीछे एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसका कद लंबा था, और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। क्लिक! वह खालीपन कांच जैसा था और जबरदस्ती एक विशाल स्थानिक दरार खोल दी गई।
परम नगरी के नगर स्वामी ने सैकड़ों मीटर लंबे अपने विशाल हाथ को तेजी से सिकुड़कर कुछ मीटर के आकार का कर लिया, फिर उसे अपने अंदर समेट लिया और स्थानिक दरार में प्रवेश कर गया। परम नगर के 4 प्रमुख वंशों के 4 नेता उसके पीछे पीछे चले। मैदान में मौजूद कई साधक उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन ऊपर दिखाई देने वाली स्थानिक दरार को देखकर वे सभी रुक गए। इस सवाल को भी अगर अलग रख दें कि क्या वे परम नगरी के नगर स्वामी को पकड़ पाएंगे या उसे हरा पाएंगे, तो भी अनंत शून्य को पार करने का कार्य ही कई लोगों को इसे करने का प्रयास करने से भी रोक देगा। यहाँ तक कि एकीकरण के चरण में मौजूद वे लोग भी जो अनंत शून्य में प्रवेश कर सकते थे, उन्होंने भी इसका अनुसरण करना नहीं चुना। एकीकरण अवस्था या उससे उच्च स्तर पर पहुंच चुके साधक निर्देशांक होने पर अनंत शून्य में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि उनकी गति तेज नहीं होती, बल्कि स्थानिक ऊर्जा का अभ्यास करने वाले साधकों की तुलना में बहुत धीमी होती है। हालांकि अल्टीमेट सिटी अलग है। इसकी 5 प्रमुख वंशों में से हुनयुवान वंश में कई ऐसे साधक हैं जो अंतरिक्ष ऊर्जा का अभ्यास करते हैं। यदि हम उन शक्तियों की बात कर रहे हैं जो अंतरिक्ष मंडप के अलावा मध्य क्षेत्र में अनंत शून्य में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती हैं, तो वह निश्चित रूप से परम शहर ही होगा। अगर वे अभी भी उनका पीछा करें, तो भी वे हुनयुवान वंश के उस स्वामी को नहीं पकड़ पाएंगे जिसने स्थानिक ऊर्जा का संवर्धन किया है। लिंग्यान शहर के एक रेस्तरां के अंदर, लॉर्ड बाइटोंग, क्या आप इसे भेस बदले हुए ओरियोल पक्षी कहते हैं? नीले मुखौटे वाले व्यक्ति ने सफ़ेद मुखौटे वाले व्यक्ति को कुछ गुस्से से देखा। सफ़ेद नकाबपोश आदमी ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी शांत भाव से कहा, ये लड़का पहले ही खुद को नष्ट कर चुका है। हालांकि अल्टीमेट सिटी के नगर स्वामी ने उसे रोका था, लेकिन उसकी अधिकांश ऊर्जा नष्ट हो चुकी है। भले ही वह पूरी तरह से मरा न हो, उसे बचाना बेहद मुश्किल होगा। तो वह अभी भी मरा नहीं है। नकाबपोश व्यक्ति ने ठंडे लहजे में उसकी बात काट दी। क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? सफ़ेद नकाबपोश व्यक्ति के स्वर में कुछ नाराजगी थी और उसकी सफ़ेद पुतलियों में शीतलता का संकेत दिखाई दे रहा था। नकाबपोश व्यक्ति थोड़ा कांप गया, लेकिन जल्दी से दांत पीसकर बोला, बाइटोंग, मैं इस मामले की सच्चाई स्वामी को बता दूंगा। अगर आप चाहें तो मुकदमा कर सकते हैं। उसने सफ़ेद नकाबपोश आदमी, जिसे बाइटोंग के नाम से जाना जाता था, को ठंडी सी घुरघुराहट दी, अपने वस्त्रों को झटका दिया और सीधे उसके बगल में बैठकर अपनी चाय की चुस्की लेने लगा। नकाबपोश आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। वह निजी कमरे से बाहर निकला और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाइटोंग चाय पीते पीते रुका और निजी कमरे के बाहर की ओर देखा। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक उठा, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा लिया। वह मन ही मन उलझन में बुदबुदाया, इतने बुरे चरित्र वाले इस लड़के में आपको आखिर क्या दिखा, महोदय? उसने अपना सिर हिलाया और कप में रखी चाय एक ही घूंट में पी गया। एक ही समय पर लिंग्यान शहर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद अन्य लोग भी एक एक करके पीछे हट गए। ... निर्जन मैदानों पर बसे 10,000 कीड़ों का साम्राज्य। झांग्युन, जो पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठा था, अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद निकल आए और उसकी सांसें कुछ अनियमित हो गईं। हालांकि 2 मिनट के भीतर ही उनकी सांसें सामान्य हो गईं। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ ऊपर उठाया, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अल्टीमेट सिटी के नगर स्वामी का स्वयं उसे पकड़ने जाना उसके लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था। मूफोंग ने संचार Z टैबलेट पर जो संदेश भेजा था, उसमें अल्टीमेट सिटी का जिक्र नहीं था। हालांकि वह इस बात से अवगत था कि अल्टीमेट सिटी उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी परियोजना होने की उम्मीद नहीं थी। फ्यूजन स्टेज के शिखर पर 5। उसने अभी अभी अपनी अमर नेत्र तकनीक का उपयोग करके अपने क्लोन के माध्यम से परम नगर के 5 नगर स्वामियों का अवलोकन किया था। उनकी जानकारी देखने के बाद उसने बिना किसी झिझक के अपने क्लोन को तुरंत आत्मविनाश का आदेश दे दिया। अगर इसमें देरी होती तो शायद वह आत्मविनाश करने में भी सक्षम न होता। इसके बावजूद ये पूरी तरह से आत्मविनाश करने में विफल रहा। सौभाग्यवश संपर्क टूट चुका है और दूसरे पक्ष द्वारा जबरन आत्मविनाश के लिए दबाए गए क्लोन के अब केवल कुछ अवशेष ही बचे हैं, जो जल्द ही अपने आप विलीन हो जाएंगे। परेशानी की बात यह है कि मौत का नाटक करने की मूल योजना विफल हो गई। उसका असल इरादा क्लोन को पर्वतीय क्षेत्र में छोड़कर उसे बिना किसी नुकसान के जीवित छोड़ने का नहीं था। इसके बजाय वह अपने नकली क्लोन का उपयोग करके आत्मविनाश करना और अपनी मृत्यु का नाटक करना चाहता था ताकि दुनिया उसे भूल जाए। इस तरह कोई भी दक्षिणी क्षेत्र में नहीं जाएगा और वह मध्य क्षेत्र में छिपकर कोंग शिंगजियान और अन्य लोगों को एक एक करके ढूंढ निकालेगा। लेकिन अभी तो यह मुश्किल है। आत्मविनाश को पूरा करने में विफल रहने के बाद अल्टीमेट सिटी के नगर स्वामी और अन्य लोगों ने जल्द ही पता लगाया कि जो अवशेष बचे थे वे क्लोन थे। धिक्कार है, अल्टीमेट सिटी का नगर स्वामी यहाँ क्या कर रहा है? झांग्युन ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपशब्द कहे और अमर खजाना मंडप से दोनों बेटों को बाहर ले आया। युवा मास्टर इचिको और निको उस समय थोड़े असमंजस में पड़ गए जब उन्हें अचानक बाहर ले जाया गया।
चलिए, मैं आपकी मांसपेशियों को फैलाने में आपकी मदद करता हूँ। झांग युन ने उन पर मुस्कुराया। पहले और दूसरे बेटे अचंभित रह गए। अगले ही पल, तारांकन स्मैक 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 तारांकन। झांग युन ने जरा भी संकोच नहीं किया और दोनों आदमियों को जमीन पर गिराकर उनकी जमकर पिटाई की। वह तब तक नहीं रुका जब तक कि दोनों आदमियों को बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा नहीं कर दिया गया। उनके चेहरे चोटिल और सूजे हुए थे। ठीक है, अब तुम वापस आ सकते हो। फिर उसने हाथ के इशारे से उन दोनों को वापस अमर खजाना मंडप में भेज दिया। अमर खजाना मंडप में लौटने के बाद भी लिजी और एजी अभी भी स्तब्ध थीं। इसका अर्थ क्या है? यह उच्च गुणवत्ता वाला सफ़ेद कमल का मरहम है, इसे लगाए। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, मरहम की 2 बोतलें फेंक दी गईं और झांग यून की आवाज़ गूंजी। बोनस के तौर पर आपको एक बार 25वीं मंजिल पर जाने का मौका मिलेगा और आप अंदर से एक वस्तु चुन सकते हैं। दोनों बेटे पहले तो चौंक गए, फिर खुशी से झूम उठे। धन्यवाद छोटे मालिक। वे काफ़ी समय से अमर खजाना मंडप में थे और जानते थे कि 25वीं मंजिल पर कई खजाने हैं। आपके लिए उनमें से एक चुनने का यह एक दुर्लभ अवसर था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि झांग युन ने उन्हें क्यों पीटा, लेकिन वे ऐसे फायदों के बदले में कुछ और बार पिटने के लिए तैयार थे। अमर खजाना मंडप के बाहर झांग युन ने कंधे उचका दिए। देखो, उसने किसी की पिटाई की और फिर भी उस व्यक्ति को उसका शुक्रिया अदा करना पड़ा। आह, यही होता है जब आप बहुत दयालु होते हैं। उसने राहत की सांस ली और बदिर महल के मुख्यालय लौट आया। नकली मौत की योजना विफल हो गई है, हमें अब कुछ और सोचना होगा। ... इसी बीच सुदूर बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान में पूर्व बैंगनी चंद्रमा शाही शहर के खंडहर स्थित हैं। जी कियान क्यू, जो एक स्थायी तंबू के अंदर पालथी मारकर बैठी थी, अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसके सामने शून्य में एक स्थानिक दरार प्रकट हुई। आप जी कियान क्यू हैं। दरार से लाल रंग की 2 पुतलियां दिखाई दीं। ... स्टॉप्ड।